हाँ जी, करीब है। सी इंटर लेवल पे आपका पेपर नंबर 4 जो है यानी कि टैक्सेशन पेपर, उसमें इनकम टैक्स का जितना पोर्शन है उसमें जो भी अमेंडमेंट्स पहली बार मई 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स इससे एप्लीकेबल होने वाली हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर ली थी। यानी कि फाइनेंस एक्ट 2019 से जितनी भी अमेंडमेंट्स आई थी सारी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर दिया था मैंने, तो वो पार्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उस टाइम भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ अमेंडमेंट्स अभी भी रहती हैं जो कि हमें डिस्कस करनी होंगी जब आरटीपी निकल जाएगी फॉर मई 2020 अटेम्प्ट। क्योंकि अब आरटीपी आ चुकी है, हमें पता चल गया है कि सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस कौन से आपके सिलेबस का पार्ट बना दिए गए हैं। और उसकी छोटी मोटी जो डिस्कशन रहती थी, सारी जो बची कुछ अमेंडमेंट्स थी, उसको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। सो आज की क्लास का जो एक फोकस होगा, एक एजेंडा होगा, इट विल बी टू कवर द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है कि इस मटेरियल के अंदर कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। रिमेनिंग जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स रहती थी, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 और उसके साथ साथ सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, इनसे बची कुछ जितनी भी अमेंडमेंट्स रह गई थी जो आपके सिलेबस का पार्ट बनती हैं, वो अमेंडमेंट्स हम इस पर्टिकुलर मटेरियल में पढ़ लेंगे। देखिए, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मटेरियल है रफली 4 पेजेस के आसपास का है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिएगा और फिर प्रिंट आउट लेने के बाद ही लेक्चर देखना चालू करिएगा, ताकि कुछ भी आप नोटिंग करना चाहें मटेरियल के अंदर तो वो कर पाए। स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स करनी। देखिए, सबसे पहली अमेंडमेंट आपकी आई है इन द टॉपिक इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मतलब कैपिटल गेन्स निकालने के लिए हमें कॉस्ट को कुछ केसेस में इंडेक्स करना होता है। तो इंडेक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपकी अटेम्प्ट के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा अप्लाई होने वाला है? प्रीवियस ईयर 1920। इसके लिए वैसे अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखेंगे या फिर हमारा क्लास का मटेरियल देखेंगे, जिस टाइम भी वो मटेरियल इशू करा गया था उस टाइम पे सीआईआई फॉर 1920 उसको नोटिफाई नहीं करा गया था। अब वो नोटिफाई कर दिया गया है, तो बस सीआईआई हम देख रहे हैं इस लेटेस्ट ईयर का क्या होने वाला है। In exercise of powers which were conferred under clause 5 of explanation to section 48, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? इट हैज़ वाइड नोटिफिकेशन नंबर 63/2019 स्पेसिफाइड द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 टू बी 289। ये आपको लर्न करके जाना है, पेपर में नहीं भी देंगे तो भी आपको याद होना चाहिए, और याद होगा तभी आप इंडेक्सेशन प्रॉपर्ली करके अच्छे से मार्क्स फेच कर पाएंगे। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपको लर्न करना है। और इसके साथ साथ ये जो बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है वो तो सबको पता है, लेकिन आपको बेस ईयर याद होना चाहिए। बेस ईयर है कौन सा? तो बेस ईयर आपका है प्रीवियस ईयर 1 2। अब इसके बीच में जितने भी साल आते हैं उनके क्या क्या इंडेक्सेस हैं, कुछ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आईसीआई आपका जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर ही प्रोवाइड करेगी, तो अगर उनका कोई यूज़ होगा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, बट ये दोनों आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ये क्वेश्चन में कभी कभी नहीं दिए होते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पीजीबीपी इनकम। तो पीजीबीपी हेड में क्या चेंजेस आए हैं? सबसे पहला चेंज, न्यू डेप्रिसिएशन रेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ब्लॉक्स। मतलब ब्लॉक्स के रिस्पेक्ट में नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रूल 5(1) हमें क्या बताता है? वो रेट्स बताता है कि इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये रेट लगेगा, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये रेट लगेगा। तो ऐसे उन्होंने ब्लॉक वाइज बता रखा है किस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या रेट लगेगा, और ये सब कहाँ पे बताया हुआ है? रूल 5(1) के अंदर। This particular Rule 5(1) has been amended partly to provide for new rates of depreciation for claiming normal depreciation। मतलब एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए रेट्स नहीं चेंज हुए हैं, नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो कि आप निकालते हैं सेक्शन 32(1)(2) के तहत, उसके रेट्स चेंज हो गए हैं यहाँ पे। द न्यू रेट्स हैव बिन हाईलाइटेड इन रेड बिलो। मतलब नीचे जो आपको पूरी टेबल दी गई है ये सारी ही अमेंडमेंट नहीं है, इसमें बस ये जो रेड आपका हाईलाइटेड पोर्शन मिल रहा है वो अमेंडेड पार्ट है। लेकिन स्टिल मैंने पूरी टेबल प्रोड्यूस कर दी रूल 5(1) वाली, ताकि अगर आप इंटरलिंक करना चाहते हैं कि इसके अलावा बाकी रेट्स क्या थे, यहीं पे इस मटेरियल के अंदर ही देखना चाहते हैं एक ग्लिम्स ऑफ द रिमेनिंग रेट्स ऑल्सो, तो उसको भी आप देख पाएँ। आपको मेन मटेरियल जो क्लास में दिया गया था उसमें पूरी टेबल होगी, उसमें लिख लीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी वाले पार्ट में कि इसको थोड़ा अमेंड कर दिया गया है, और वहाँ पे आप ये अमेंडमेंट मटेरियल रेफर करेंगे। देखिए, सबसे पहले चेंज आया यहाँ पे मोटर कार्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा चेंज भी आया मोटर कार्स तो नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, तो मोटर व्हीकल्स के रिस्पेक्ट में जो डिप्रिसिएशन रेट होते हैं वो थोड़े चेंज करे हैं। पहले हल्का सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद देखेंगे अमेंडमेंट क्या है, ताकि आपको वो लर्न करने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो देखिए, बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। आपने 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर डिस्कशन सुनी होगी। फाइनेंस फील्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एंड आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको पता भी होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि पिछले साल में हमारी ग्रोथ रेट जो है, हमारी जो जीडीपी होती है उसकी ग्रोथ रेट, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही थी। वैसे 7-8%, 10% तक भी हमारी कंट्री पहुंच चुकी है, लेकिन लास्ट ईयर में 5%, 4% इतनी ज़्यादा गिर के साल के बीच में पहुंच गई थी। तो उस टाइम पे हमारी जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है कि आप कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स लाइए टैक्सेशन लॉज में या फिर किसी भी लॉ के अंदर, जिसके थ्रू इंडस्ट्री की जीडीपी को बूस्ट करा जा सके, ग्रोथ रेट वापस नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके।
तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने करा क्या, उन्होंने रेट्स चेंज कर दिए डिप्रिसिएशन के। उन्होंने एडिशनल रेट्स प्रोवाइड कर दिए। पहले जहाँ पे 15% का रेट मिलता था अब 30% मिलेगा। पहले जहाँ पे 30% मिलता था अब 45% मिलेगा। ये डिप्रिसिएशन रेट ज़्यादा मिलने से होगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपने करा है उसको एमोटाइज जल्दी जल्दी कर पाएंगे। एमोटाइज जब जल्दी जल्दी कर पाएंगे, डिडक्शन जल्दी जल्दी ले पाएंगे ज़्यादा अमाउंट की, तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट होता है उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है कि जो टैक्स आप आने वाले सालों में बचा सकते थे डिप्रिसिएशन को स्प्रेड करके, वो डिप्रिसिएशन जल्दी जल्दी क्लेम करके कम सालों में आप उसी टैक्स को बचा जाएंगे, जिसकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कंसेप्ट है उसका आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। और वही फ़ायदा देके सरकार ने इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी किसको, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्या बोला, भाई साहब जीडीपी में हमारी इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन होता है और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। लोग हमारी गाड़ियाँ, हमारे व्हीकल्स जो हैं, अलग अलग चीज़ें वो नहीं खरीद रहे। कुछ ना कुछ इंसेंटिव दो लोगों को ताकि वो कन्विंस हो कि उनको गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए और इसी साल में खरीदनी चाहिए, प्रीवियस ईयर 1920 में। बिकॉज प्रीवियस ईयर 1920 का ग्रोथ रेट जो था हमारा वो गिर रहा था। तो सरकार ने क्या कहा, ऐसा करते हैं, हमेशा के लिए तो रेट नहीं बढ़ाएंगे डिप्रिसिएशन का, लेकिन टेम्प्रोरी पीरियड के लिए रेट बढ़ा देते हैं। 15% से डबल कर देते हैं 30%, मतलब इसमें 15% का इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ भी 15% का ही इंक्रीज़ करते हैं। तो देखते हैं हुआ क्या। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप एक बार रूल 51 देखिए, उस रूल 51 में नॉर्मल डिप्रिसिएशन के रेट्स हैं। और ये जो टेबल है इसको दो पार्ट्स में सबसे पहले हमारी सरकार ने स्प्लिट करा था। पहला पार्ट टैंजिबल एसेट्स, यानी कि वो चीज़ जिनको आप छू के फील कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरा पार्ट था आपका इंटैंजिबल एसेट्स, जैसे कि नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह। सारी इंटैंजिबल्स के लिए एक सिंगल रेट था 25%। टैंजिबल में फर्दर कैटेगराइजेशन करी गई थी 4 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट वॉज बिल्डिंग्स, सेकेंड पार्ट वॉज फर्नीचर एंड फिटिंग्स, थर्ड पार्ट वॉज प्लांट एंड मशीनरी एंड फाइनली द फोर्थ पार्ट वॉज शिप्स। तो इन सब में कोई चेंज नहीं आया, चेंज सिर्फ थर्ड पार्ट में आया है विच इज़ प्लांट एंड मशीनरी। और उसमें भी सब में चेंज नहीं आया है, सिर्फ जो मोटर व्हीकल से रिलेट करने वाली एंट्रीज थी सिर्फ उन पॉइंट्स में चेंज आया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ उन्होंने कही कि आपके पास जो मोटर कार्स हैं, जो भी आपकी कैपिटल एसेट का पार्ट फॉर्म करती हैं, आपके बिजनेस में यूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं, वो कैसी हैं। आर दे मोटर कार्स विच आर अदर दैन दोज विच आर यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर। मतलब आप किसी इंसान को रेंट पे देने का काम तो नहीं करते। आपका बिजनेस ये तो नहीं है कि आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, लोगों को रेंट पे देते हैं और रेंट से कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। अगर ये बिजनेस है तो फिर ये डिप्रिसिएशन के रेट्स मत पढ़ना, क्योंकि उस केस में आपका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होने वाला है जब भी आप किसी इंसान को रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं। अगर आप खुद अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उस केस में वेयर एंड टेयर थोड़ा कम होता है, क्योंकि खुद की गाड़ी जो आप खुद ओन करते हैं उसको आप संभाल के चलाते हैं। जो भी लोग रेंट पे लेते हैं गाड़ियाँ, ढंग से उनकी देखभाल नहीं करते, विच इज़ वाई हम ज़्यादा डिप्रिसिएशन रेट दे देते हैं। तो अगर आप खुद ही गाड़ी अपनी जो लेके बैठे हुए हैं अपने बिजनेस में खुद ही यूज़ करते हैं, हायर पे नहीं देते लोगों को, उस केस में पहले क्या डिप्रिसिएशन रेट हुआ करता था, 15% का रेट हुआ करता था। अब क्या कर दिया सरकार ने, सरकार ने कहा एक फाइनेंशियल स्टिमुलस देते हैं इकोनॉमी में इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रो करने के लिए। कैसा स्टिमुलस दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपने मोटर कार्स ये वाली एक्वायर करी हैं बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020, इस पीरियड के बीच में, मतलब जो अमेंडमेंट लाई गई थी टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वो जब लाई गई थी वो इसी पीरियड के आसपास लाई गई थी। तो उन्होंने कहा इस डेट से लेके साल खत्म होने तक इस पीरियड के बीच में एक्वायर कर लेना गाड़ी। और मज़े की बात, सिर्फ एक्विजिशन पे लिमिट नहीं लगाई, कंडीशन सिर्फ एक्विजिशन पे नहीं लगाई। उन्होंने कहा एक्वायर करने के साथ साथ पुट टू यूज़ भी कर देना इसको अपने बिजनेस में अप टू 31 मार्च 2020, यानी कि यही डेट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हो तो फिर 15% जो कि नॉर्मली आपका रेट होता है इस टाइप की मोटर कार पे, वो इंक्रीज़ होके हो जाएगा 30%। ऑन दी अदर हैंड, मान लो एसएससी कहता है कि नहीं, मेरा तो रनिंग ऑन हायर वाला ही बिजनेस है, मैं जो भी चीज़ें खरीदता हूँ मोटर व्हीकल्स वो मैं हायर पे देता हूँ लोगों को। इस केस में सरकार क्या कह रही है, तुम्हारा ओन व्हीकल कोई और इंसान यूज़ करने वाला है, ऑफकोर्स बहुत गलत तरीके से यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करेगा, विच इज़ वाई उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा जल्दी होगा। ज़्यादा डिप्रिसिएशन रेट्स हम आपको नॉर्मली भी देते थे, वैसे 15% का रेट होता है, हम 30% का रेट देते थे, उस 30% के रेट को भी इंक्रीज़ करके 45% पे कर देते हैं, अगेन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ऐसा नहीं है आज के बाद से रेट चेंज ही हो गया है 45% पे, रेट चेंज ही हो गया है 30% पे। नो, आपको पेपर में चेक करना पड़ेगा कि किस पीरियड में एक्वायर करा था, कब पुट टू यूज़ कर दिया है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ये रेट लगाओ, नहीं तो इन ऑल दी अदर केसेस 15% का रेट लगाओ। सिमिलरली अगर यही दोनों कंडीशंस एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी है यहाँ भी, वो सेटिस्फाई हो जाएंगी इस वाले केस में, इन मोटर कार्स इन मोटर व्हीकल्स के केस में 45% का रेट लगाओ, नहीं तो बाकी सारे केसेस में 30% का रेट लगाओ। एक बार फाइनली देख लेते हैं ये कौन से व्हीकल्स यहाँ पे कवर करे गए। मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, कोई भी जो यूज़ हो रही हैं इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब आप हायर पे देते हैं किसी भी इंसान को, इनमें से कोई भी व्हीकल्स, हमने क्या बोल दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड,
45% का रेट। कोई भी अगर इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई करने से आप चूक जाते हैं इन एनी अदर केस 30% का रेट। सो दी अमेंडमेंट पोर्शन इज पहले जो रेट्स होते थे इनमें 15% का इंक्रीमेंट कर दिया है, लेकिन अगेन फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसा नहीं है इस डेट के बाद से तो हर इंसान ही जब भी कोई ऐसी व्हीकल को एक्वायर करने वाला है उसको हायर रेट ही मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड पीरियड के लिए जीडीपी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक पर्टिकुलर इंसेंटिव दे दिया। अब इससे जो लोग हैं जो गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे थे, अगर उनको ये जो फ़ायदा था ये काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल लगा कि ये अच्छा खासा फ़ायदा है, तो दे विल बी कन्विंस्ड, दे विल बी इंसेंटिवाइज्ड फॉर बाइंग दीज पर्टिकुलर मोटर व्हीकल्स विद इन द प्रीवियस ईयर 1920 से। तो यही अमेंडमेंट थी आपकी रूल 5(1) के अंदर विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन रेट्स। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट अमेंडमेंट। देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और टॉपिक कौन सा है, इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, बेसिकली एग्जेम्प्ट इनकम्स। तो उसमें सेक्शन 10(15) के अंदर एक नया सब क्लॉज इंसर्ट करा गया है, सब क्लॉज 9। देखिए सब क्लॉज 9 हैज़ बीन न्यूली इंसर्टेड इन क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 10 टू हेल्प यूनिट्स लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता थी लिख सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो भी यूनिट्स लोकेटेड हैं उनको पैसे रेज करने के लिए, अगर नॉन रेजिडेंट से वो पैसे रेज करना चाहते हैं, इस चीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनके लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए कि वो नॉन रेजिडेंट से पैसे रेज कर पाएँ, ये एक सब क्लॉज इंसर्ट करा गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, सेक्शन 10(15) के अंदर। देखते हैं क्या प्रोवाइड करता है नया सब क्लॉज। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग: एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट which is payable to a non-resident by a unit located in International Financial Services Center in respect of monies borrowed by it on or after first day of September 2019। क्योंकि ये अमेंडमेंट जो आई थी ये सेकंड फाइनेंस एक्ट 2019 से आई थी, और सेकंड फाइनेंस एक्ट 2019 मोस्टली लार्जली इस डेट से एप्लीकेबल हुआ था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, प्रोस्पेक्टिवली हम ये चेंज लाना चाह रहे हैं। सब क्लॉज 9 प्रोस्पेक्टिवली इशू कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली इशू नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। हमने कहा इस डेट के बाद से जिस भी इंसान ने, अगर कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में लोकेटेड यूनिट ने कोई भी पैसे बोरो करे नॉन रेजिडेंट से, तो क्या वो इंटरेस्ट भी देगा? बिल्कुल देगा। तो हमने इस इंसान को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप पैसे दो हमारे यूनिट्स को जो इंडिया के अंदर किसी भी आईएफएससी में लोकेटेड है, हमने इस इंसान को इंसेंटिवाइज कर दिया इस चीज़ के लिए। कैसे? हमने कहा भाई साहब जितना भी इंटरेस्ट कमाओगे ना, वैसे तो वो इंडिया में टैक्सेबल था बिकॉज इट इज़ अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया। तो आप जहाँ भी बैठे होते हैं नॉन रेजिडेंट, जर्मनी में, यूएस में, कहीं भी, आपको उस इंटरेस्ट इनकम पे वैसे तो इंडिया में टैक्स देना पड़ता और टीडीएस काट के ही आपको वो पेमेंट करी जाती है। लेकिन हम आपको एक फ़ायदा देते हैं, जितनी भी इंटरेस्ट इनकम आएगी उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लेने वाले इंडिया के अंदर। ऐसा कैसे करने वाले हैं? हमने एग्जेम्प्ट कर दिया इस इंटरेस्ट इनकम को अंडर सेक्शन 10(15)(9)। तो इसी चीज़ को एग्जाम करने के लिए 9, ये जो आपका सब क्लॉज है, सब क्लॉज 9, उसको इंसर्ट करा गया था। और उसके आने के बाद से ये लोग ज़्यादा इंसेंटिवाइज होंगे किस चीज़ के लिए, आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट्स को कुछ भी टाइप का लोन देने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम जो उनके हाथ में नेट बचने वाली है, अब वो नेट इनकम ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उस पर कोई भी टैक्स नहीं कट रहा। तो एक ही इंसेंटिव दिया गया था। दिस इज द अमेंडमेंट। नेक्स्ट हमारी अमेंडमेंट आई है इन द टॉपिक रेट्स ऑफ टैक्स। देखिए सबसे पहली अमेंडमेंट आई डोमेस्टिक कंपनीज पे लगने वाले जनरल रेट ऑफ टैक्स पे। मतलब हम रेट ऑफ टैक्स कैसे देखते हैं? हम कहते हैं टोटल इनकम किसी भी इंसान की कितनी भी है, उसके कंपोनेंट्स देखो कि कितनी कितनी इनकम्स को मिला के वो टोटल इनकम निकल के आई है। लेटर से एक एसएससी के केस में 25 टाइप की इनकम्स मिला के उसकी टोटल इनकम आई है। तो हम कहते हैं उन 25 इनकम्स पे एक एनालिसिस रन करो कि उनमें से कैसी कैसी इनकम्स हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक रेट सरकार ने प्रोवाइड कर रखा है। हो सकता है 25 इनकम्स में से 8 इनकम्स के लिए सरकार ने स्पेसिफिकली बोला हो कि ये इनकम इसके लिए ये टैक्स रेट, ये इनकम इसके लिए ये टैक्स रेट। तो कोई स्पेसिफिक रेट बोल रखा है तो वही रेट लगाओ, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन 25 में से मैंने क्या बताया, सिर्फ 8 इनकम्स के लिए कोई स्पेसिफिक रेट सरकार ने स्पेसिफाई कर रखा था। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 17 इनकम्स? उन पे कौन सा रेट लगाया जाए? उन पे रेट लगाया जाता है जनरल रेट, जो एज एन एसएससी, जिस भी एसएससी ने इनकम कमाई है उस पे जो भी जनरल रेट लगता है वही लगाया जाता है। तो 8 टाइप के हमने एसएससीज पढ़े थे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो कि पॉसिबली हो सकते हैं। जल्दी से रिकैपिचुलेट करते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। तो ये 8 हमारे एसएससीज थे जो हो सकते हैं इन एनी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। इन 8 में से कंपनीज़ की अगर हम बात करें, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक डोमेस्टिक कंपनीज़ की अगर बात करें, तो इनके जो जनरल रेट ऑफ टैक्स हैं उनमें हल्की सी अमेंडमेंट आई है। देखते हैं क्या अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट हैज़ बिन हाईलाइटेड इन रेड बिलो। अगर आप मई नवंबर 2019 अटैम्प्ट की बात करेंगे जो कि निकल चुकी है, जिस पे फाइनेंस एक्ट 2019 नहीं लगता था, उसमें क्या होता था, जनरल रेट ऑफ टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनीज
25% का रेट होता था अगर आपकी टोटल टर्नओवर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर टोटल टर्नओवर देखिए, प्रोफेशन कर रहे हैं तो ग्रॉस रिसीट देखिए। तो आपकी टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट इन अ वेरी स्पेसिफिक ईयर, कौन सा स्पेसिफिक ईयर, प्रीवियस ईयर 16-17। ऐसे नहीं बोला 1 साल पीछे देख लो, 2 साल पीछे देख लो, 4 साल पीछे देख लो, नहीं, स्पेसिफिक ईयर बताया है कि प्रीवियस ईयर 16-17 में देख लेना। अगर उस साल में आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़ हुई तो फिर तो आप टोटल इनकम पे जो भी जनरल इनकम्स थी आपकी, जिन पे जनरल रेट ऑफ टैक्स लगाना था, 25% का रेट ऑफ टैक्स लगा देना। लेकिन अगर ये आपकी 16-17 की जो टर्नओवर थी इट एक्सीडेड 250 करोड़ रुपीज़, उस केस में 30% का आपके ऊपर फ्लैट रेट लग जाएगा, जनरल टैक्स रेट। ये तो हालात थे कब तक, 2019 तक। लेकिन अब क्या आ गई है, 2020 में अटैम्प्ट्स आने वाली हैं। तो 2020 ऑनवर्ड्स जितने भी बच्चों के अटैम्प्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज, अब हम 16-17 की टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट नहीं देखेंगे, एक अगला साल विच इज़ 17-18 उसकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट देखेंगे। तो मतलब आपकी अटैम्प्ट में अगर पूछा जा रहा है डोमेस्टिक कंपनी पे जनरल रेट ऑफ टैक्स क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं, आप बोलोगे प्रीवियस ईयर 17-18 बताओ उसमें कितनी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट थी। अगर वो लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ हो, मतलब ये लिमिट भी इंक्रीज़ कर दी गई, 250 की जगह 400 करोड़ कर दी, विच इज़ इन फेवर ऑफ एसएससी ओनली, क्योंकि अब ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं 25% का रेट फैच करने के। तो अगर इस साल में ये टीटी या फिर जीआर आपका लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़ है, 25% का रेट, या फिर अगर नहीं है उससे ज़्यादा है 400 करोड़ से इस साल के अंदर टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट, तो फिर 30% का रेट लग जाएगा। तो चेंज क्या है, एक तो ये साल चेंज हो गया इसीलिए इसको रेट से मार्क करा, और 250 करोड़ की जगह पे 400 करोड़ हो चुका है। दीज आर दी ओनली 2 चेंजेस। नोट करने वाली चीज़ जो मैं हर बार हर अटेम्प्ट में बताता हूँ अमेंडमेंट बताने के टाइम पे, देखिए प्रीवियस ईयर आपके अटेम्प्ट में कौन सा लग रहा है, 19-20, इससे एक पिछला साल कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर 18-19। मोस्टली आप जितने भी सेक्शंस देखेंगे टैक्स ऑडिट का या फिर कोई भी सेक्शन जहाँ पे पिछले किसी भी साल की हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो एक पिछले साल की चीज़ें देखते हैं, एक पिछले साल की फिगर्स चेक करते हैं। मोस्टली आपको सारे ही सेक्शंस में क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर 18-19 की चीज़ें देखो, उनकी डिटेल्स देखो और उनके बेसिस पे कुछ ना कुछ हम पता लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हम एक पिछले साल को देख रहे हैं, नहीं, हम 2 साल पीछे जा रहे हैं। एक पिछला साल तो होता प्रीवियस ईयर 18-19, बट वी आर लुकिंग एट द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 17-18। तो ये गलती पेपर में मत कर देना गलती से भी कि आप प्रीवियस ईयर 18-19 की फिगर्स चेक करने लग जाएं, कितनी टर्नओवर है कितनी नहीं है। आईसीएआई आपको दोनों देगा, 18-19 की फिगर भी देगा, 17-18 की फिगर भी देगा। 18-19 वाली फिगर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होगी, उसको इग्नोर मानना है। 17-18 की फिगर से हमें पता चलेगा कि रेट 25% का होगा या फिर 30% का होगा। So this was the first amendment in this particular topic, rates of tax। आते हैं सेकेंड अमेंडमेंट पे। रेट्स ऑफ सरचार्ज जो होते हैं विच आर एप्लीकेबल टू टोटल इनकम ऑफ असेसीज, सरचार्ज रेट में भी थोड़ा चेंज आया है। मतलब जनरल रेट्स ऑफ टैक्स में तो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के रिस्पेक्ट में चेंज आया था, बाकी सबके लिए जो भी जनरल रेट ऑफ टैक्स होते हैं एग्जैक्टली सेम है फॉर 2020 अटेम्प्ट्स ऑल्सो। लेकिन सरचार्ज रेट्स की बात करेंगे तो इसमें अगेन एक मेजर चेंज आया है। देखते हैं क्या चेंज है। सरचार्ज रेट्स on tax on total incomes of individual HUF, AOP, BOI और artificial juridical person are as follows। मतलब 8 में से 5 असेसीज के रिस्पेक्ट में बता दिया कि सरचार्ज रेट अब जो पहले होते थे वो नहीं होने वाले, अब न्यू होने वाले हैं। तो इसमें लिख भी लीजिए ये चीज़, टोटली न्यू, टोटली अमेंडेड। ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जितनी अमेंडमेंट्स थी उसमें आपको देखने को क्या मिल रहा था कि जो भी अमेंडेड पार्ट था वो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा था। ऊपर कुछ भी, ये तो पूरा ही अमेंडेड था इसलिए कुछ भी अलग से हाईलाइट नहीं करा। इसमें जो भी अमेंडेड था रेड से हाईलाइट करा था। तो यहाँ भी आपको कुछ भी रेड से हाईलाइटेड नहीं मिल रहा अलग से। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पूरा ही पार्ट जो है ये अमेंडेड है, इसीलिए कुछ रेड से अलग से हाईलाइट नहीं करा। देखिए सरचार्ज रेट्स हम इन 5 टाइप के लोगों पे चेक कर रहे हैं कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे इस इंसान की टोटल इनकम को, जिसकी भी टोटल इनकम पे हम सरचार्ज रेट देख रहे हैं कि टोटल इनकम पे जो टैक्स आया है उस पर क्या सरचार्ज रेट मैं लगाऊं टू गेट द टैक्स लायबिलिटी जो इस इंसान को पे करनी होगी। तो उसके लिए जब सरचार्ज रेट डिटर्मिन करना है, देखो इनमें से जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसकी टोटल इनकम कितनी है। जितनी भी निकल के आती है, मान लो 25 लाख रुपये निकल के आती है, उसको मैं स्प्लिट करूँगा 2 पार्ट्स में। स्प्लिट द टोटल इनकम ऑफ assessee into incomes which are taxable under section 111A and 112A। और दूसरा पार्ट क्या होगा, बाकी सारी रिमेनिंग इनकम्स जिनको मैं अदर इनकम के नाम से बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए एक और चीज़, यहाँ पे 112 की बात नहीं हो रही है, या फिर ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, नॉट 112। सेक्शन 112 के अंदर भी कुछ LTCGs टैक्स होते हैं, हमने 112 की बात नहीं करी, सिर्फ 111A और 112A इन 2 सेक्शंस की बात करी है कि जितनी भी इनकम्स इसके टोटल इनकम का पार्ट बन रही है, जो इनकम्स इन दोनों सेक्शंस में टैक्स होने वाली है आगे जाके।
उनको एक साइड पे रखो, बाकी जितनी इनकम्स बच जाती हैं उन सारी इनकम्स को, जो भी टोटल इनकम का पार्ट बनती है, उनको एक साइड पे रखो। जब आपने ये दो हिस्से कर दिए टोटल इनकम के, उसके बाद प्रोसेस क्या होने वाला है देखिए। एंड देन मतलब ये स्प्लिटिंग अप करने के बाद रीड द फॉलोइंग टेबल इन सीक्वेंशियल ऑर्डर टू डिटरमाइन एप्लीकेबल सरचार्ज रेट्स। मतलब ये जो टेबल है इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना है। पहले ये देखो अगर अप्लाई होता है सरचार्ज रेट्स ये होंगे, अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर ये देखो सरचार्ज रेट्स ये होंगे, ये भी नहीं हो रहा तो ये देखो सरचार्ज रेट्स ये होंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या है। तो पढ़ना चालू करते हैं, देखते हैं सरचार्ज रेट्स क्या स्पेसिफाई करे सरकार ने। सरकार ने कहा कंडीशंस ये हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है सरचार्ज रेट ये होने वाले हैं। पहली कंडीशन, अदर इनकम्स क्या आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा की है, मतलब अभी मैं इन वाली इनकम्स को देख ही नहीं रहा, टोटल इनकम में इनके अलावा जितनी भी मेरी इनकम्स बची कुची हैं उनको मैं देख रहा हूँ, उनका जो टोटल है क्या वो 5 करोड़ से एक्सीड करता है। अगर ये एक्सीड कर जाता है 5 करोड़ से तो फिर मैं क्या बोलूँगा, जितनी भी अदर इनकम्स हैं उन पे जितना भी टैक्स निकल के आ रहा होगा उस पर सरचार्ज रेट कितना लगेगा, 37% का। और टोटल इनकम में ही जितनी भी आपकी 111A और 112A वाली इनकम्स होगी उस पर सरचार्ज रेट कितने का लगेगा, 15% का। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लो मैंने आपको केस बताया अदर इनकम्स आपकी हैं कितने की, ये लिखिएगा मत, मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल सारे कहाँ पे लिखे हैं। अदर इनकम्स लेटेस्ट से इस इंसान की है 7 करोड़ की, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया 111A वाली इनकम इस इंसान की है 2 करोड़ की, 111A और 112A वाली इनकम्स। तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम मुझे इस इंसान की दिख रही होगी 9 करोड़। 9 करोड़ मुझे इसकी टोटल इनकम दिखी। सबसे पहले मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करा, ये 111A 112A वाली इनकम में विच इज़ 2 करोड़, और बाकी सारी इनकम्स विच इज़ 7 करोड़। मुझे पता चल गया अदर इनकम अपने आप में इसकी 5 करोड़ से ज़्यादा की है, तो मैंने कहा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मुझे सरचार्ज रेट्स पता चल जाएंगे। सरचार्ज रेट्स क्या होने वाले हैं, जितनी अदर इनकम्स हैं यानी कि 7 करोड़, इस पे नॉर्मली टैक्स निकालो जनरल रेट ऑफ टैक्स लगा के, और जनरल रेट ऑफ टैक्स लगा के, स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स लगा के, जो भी लगा के टैक्स जितना भी आता है उस पर सरचार्ज हम ऐड कर देंगे 37% के रेट पे। ऐसे ही ये वाली जो इनकम्स थी 2 करोड़ रुपए की, इस पर टैक्स निकालो, टैक्स निकालने के बाद जितना भी टैक्स निकल के आता है उसमें मैं 15% के रेट पे सरचार्ज ऐड कर दूंगा। दिस इज़ व्हाट इज़ टू बी डन। एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा दूंगा दोबारा। बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन पे हम क्यों आ रहे हैं, मेरा जो एसएससी था उसके केस में उसकी अदर इनकम्स एक्सीड नहीं कर रही थी 5 करोड़ से, विच इज़ वाई आई वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। इसीलिए मैं सीक्वेंशियली नेक्स्ट कंडीशन पे आ रहा हूँ। मैंने कहा अदर इनकम चलो 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, क्या 2 करोड़ से ज़्यादा की अप टू 5 करोड़ हैं, अगर हैं तो फिर सरचार्ज रेट्स क्या होंगे, जो भी अदर इनकम्स पे टैक्स आ रहा था उस पर 25% का सरचार्ज, जो भी ये 2 टाइप की इनकम्स पे टैक्स आ रहा था उस पर 15% का सरचार्ज। मान लो एसएससी कहता है मेरी अदर इनकम्स 2 करोड़ से भी ज़्यादा की नहीं है, ना तो 5 करोड़ से ज़्यादा की है ना ही 2 करोड़ से ज़्यादा की है, तो फिर मैं अब अदर इनकम को देखना बंद कर दूंगा। अब अदर इनकम की बात होगी ही नहीं, अब मैं सीधा टोटल इनकम की बात करूंगा। यानी कि टोटल इनकम के जो हमने 2 पार्ट्स करे थे, 2 पार्ट्स में उसको स्प्लिट करा था, 111A 112A वाली इनकम्स, अदर इनकम्स, अब इन पार्ट्स की मैं बात नहीं करूँगा। पार्ट्स की तब तक बात कर रहा था जब मेरी अदर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की थी या फिर 2 करोड़ से ज़्यादा की थी। 2 करोड़ से भी कम की है तो फिर एनालिसिस हम टोटल इनकम पे चलाते हैं। टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा मान लो निकल के आती है, बच्चा कहता है सर ये 2 करोड़ से ज़्यादा की है तो फिर हम यहीं कवर नहीं हो जाएंगे, नहीं। टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की बिल्कुल हो सकती है इवन विदाउट सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ये सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए था, अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की हो। व्हाट इफ इस इंसान की अदर इनकम्स 1.5 करोड़ की थी, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, और 111A 112A वाली इनकम्स 1 करोड़ की थी, तो 1.5 प्लस 1 करोड़ 2.5 करोड़, टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज़्यादा की हो गई लेकिन अदर इनकम्स 2 करोड़ से कम की थी, विच इज़ वाई वो यहाँ पे तो नहीं आ पाया था लेकिन यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल की तरह मैंने लिखा भी, टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है बट अदर इनकम लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, विच इज़ वाई वो यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे फॉल कर रहा है। इस केस में क्या होगा, पूरी ही टोटल इनकम पे जितना भी टैक्स निकल के आता है उस पर 15% का सरचार्ज रेट हम लगाने वाले हैं। और वैसे ही मान लो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं निकल के आती, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा की निकल के आती है अप टू 2 करोड़, तो भी उस केस में भी सरचार्ज रेट हमारा कितना होने वाला है, 15% का ही होने वाला है। आप इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल इनकम, ये वाला पॉइंट आप काट ही दीजिए, सीधा ये लिखिए टोटल इनकम आपकी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी तो भी सीधा क्या हो जाएगा, 15% का सरचार्ज रेट लग जाएगा। शॉर्टकट अगर अपनाना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन आई थी, जैसे सरचार्ज रेट्स आपके फाइनेंस एक्ट में नोटिफाई कर रखे हैं, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही 5 कैटेगरीज मिलेंगी, विच इज़ वाई मैंने भी 5 कैटेगरीज बनाई हैं। लेकिन इन दोनों को मर्ज करने के लिए आप लिख सकते हैं कि टोटल इनकम अगर किसी भी सिनारियो में 1 करोड़ से ज़्यादा की है और अदर इनकम्स जो आपकी हैं वो 2 करोड़ से कम की है या फिर 2 करोड़ तक की है, तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा
आपकी टोटल इनकम पे जो भी टैक्स आ रहा है उस पर 15% का सरचार्ज रेट लग जाएगा। ये वाला केस भी नहीं है फाइनली, तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ तक की हो या फिर 1 करोड़ से कम की हो लेकिन 50 लाख से ज़्यादा की हो, उस केस में आपकी टोटल इनकम पे ही इंक्लूडिंग दीज इनकम्स कितना रेट लग जाएगा, इतना 10% का सरचार्ज रेट लग जाएगा ऑन वॉट एवर टैक्स आपकी टोटल इनकम पे आ रहा है। सो दिस इज़ इट। अगर आपकी टोटल इनकम लेटेस्ट से 50 लाख तक की हो या फिर 50 लाख से कम की हो तो फिर कोई सरचार्ज रेट नहीं लगने वाला। देयर इज़ नो सरचार्ज इन दैट पर्टिकुलर केस। सरकार कहती है कुछ खास इनकम नहीं है 50 लाख रुपए तक की, उस केस में हम सरचार्ज नहीं लगाने वाले, लेकिन उससे ज़्यादा की भी इनकम होगी सरचार्ज लगाने लग जाएंगे। 10% से लेकर 37% तक पहुँचा सकते हैं सरचार्ज रेट को। वंस यू रीड दिस पर्टिकुलर टेबल एंड ऑल्सो लर्न इट, आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। यहाँ पे ICAI ने आपको जब अमेंडमेंट बताई कि सरचार्ज रेट्स क्या चेंज करे गए हैं इन्हीं 5 लोगों के, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, तो उस टाइम पे ICAI ने आपको ये भी बताया है कंडीशन क्या है, सरचार्ज रेट क्या होने वाले हैं वो भी बताया है, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करिएगा, वो टेबल को लर्न करने के बाद आपके सारे एग्जाम्पल्स के आंसर ईजिली आ पाएंगे। जैसे कि एक ट्राई करके देखते हैं कोई पर्टिकुलर केस। STCG 111A वाला 54 लाख, LTCG 112A वाला 55 लाख, ये दोनों मिला के आपकी कितनी बन जाती है फिगर, 1 करोड़ 9 लाख रुपीज़। अदर इनकम 3 करोड़ रुपए की है। तो मैं चेक करना कैसे शुरू करूंगा टेबल में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या था, अदर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा की है क्या, नहीं, 5 करोड़ से ज़्यादा की तो नहीं है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी चीज़ मैं क्या चेक करता हूँ, अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा की है क्या, बिल्कुल 2 करोड़ से ज़्यादा की है, मुझे सीधा पता चल जाएगा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सरचार्ज रेट क्या होंगे। तो सरचार्ज रेट होंगे इस इनकम पे जितना भी टैक्स आता है उस पर 25%, बाकी ये जितनी भी इनकम है 1 करोड़ 9 लाख की उस पर कितना रेट, 15% का रेट। चेक कर लेते हैं, 15% का रेट लगेगा 54 लाख पे भी, इस पे 55 लाख पे भी, इस पे, और ये जो 3 करोड़ है इस पे 25% का रेट लग जाएगा 3 करोड़ वाले अमाउंट पे, उस पर जितना भी टैक्स आएगा उस पर। ऐसे ही कोई और एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट से चलिए ये ले लेते हैं, यहाँ पे अदर इनकम सीधा मुझे 6 करोड़ की दिख गई, 5 करोड़ से ज़्यादा की, मतलब मैं क्या कहूँगा, अदर इनकम्स पे सीधा क्या लग जाएगा, इस पर जितना भी टैक्स आ रहा होगा उस पर 37% का रेट लग जाएगा, और उसके साथ साथ बाकी ये जितनी इनकम्स थी 1 करोड़ 15 लाख की उस पर 15% का रेट लग जाएगा। फाइनली एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अदर इनकम 2 करोड़ से कम की निकल के आ रही है, लेकिन मुझे दिख क्या रहा है, टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी, तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल अमाउंट जितना भी है उस पर 15% का सरचार्ज रेट लगा दिया जाए। तो आफ्टर यू हैव डन दैट पर्टिकुलर टेबल, इन एग्जांपल्स को खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद अपने दिमाग में बताइएगा कि क्या सरचार्ज रेट लगना चाहिए। आप हर केस में ही सही होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। सो दिस इज इट। आते हैं वापस टूवर्ड्स द मटेरियल। ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी टोटली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। अच्छा, रिमेनिंग सरचार्ज रेट्स, एक बार इस पर हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। मतलब 5 टाइप के असेसीज़ के लिए आज के टाइम पे सरचार्ज रेट्स क्या होते हैं उसकी तो हमने टोटल डिस्कशन कर ली। दिस इज़ द टोटल अमेंडेड पार्ट जो कि आपकी 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स सारे अटेम्प्ट्स में आने वाला है। लेकिन एक बार देख लेते हैं बाकी लोगों के लिए सरचार्ज रेट्स क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, अदर देन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, BOI, AJP, इन 5 लोगों के लिए क्या रेट्स होंगे सरचार्ज के, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अबव। मतलब ऊपर ऑलरेडी उसकी डिस्कशन कर ली। रेड कलर से क्यों लिखा, क्योंकि सारा ही अमेंडेड पोर्शन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी भी सरचार्ज रेट्स हमने क्लास में पढ़े थे। ये टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तक की है, कोई सरचार्ज नहीं आएगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा की है 12% के रेट पे सरचार्ज आएगा। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले जैसा था आज के टाइम भी वैसा ही है। नेक्स्ट आप देखिए कंपनी के रिस्पेक्ट में क्या सरचार्ज रेट्स हैं। तो कंपनी के रिस्पेक्ट में CA फाइनल लेवल में तो चेंजेस आए हैं सरचार्ज रेट्स के अंदर, क्योंकि CA फाइनल लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस भी आपके अप्लाई होते हैं, जैसे कि 115BAA, 115BAB, उनके रिस्पेक्ट में नए सरचार्ज रेट्स बताए गए हैं। लेकिन इंटर लेवल की अगर आप बात करेंगे तो इंटर लेवल के सिलेबस में कोई भी नए सरचार्ज रेट्स नहीं है व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपनी। पहले जो आपका एनालिसिस चलता था आज के टाइम पे भी वही एनालिसिस चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिडक्शन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। बेसिकली आपका TDS, TCS ये वाला जो टॉपिक है इसमें भी कुछ चेंजेस जो लाए गए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट क्या आई, सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन निकाली ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194N ऑन कैश विड्रॉल्स। मैंने आपको सेक्शन 194N पढ़ाया था जब हम फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे। 194N, 194M ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस करे गए थे 2019 के अंदर। अब जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ को टैक्स कर रहा था जो कि आपकी इनकम है भी नहीं। मतलब आप अपने ही बैंक अकाउंट से अपने लिए ही कैश में पैसा निकाल रहे हैं, उस चीज़ को ये टैक्स कर लेते थे। जब मैं अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा हूँ, क्या वो मेरी इनकम है? नहीं, मेरा ही पैसा है, मेरी एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से मेरे कैश अकाउंट में जा रहा है। क्या इसको मेरी इनकम बोला जाना चाहिए? नहीं। लेकिन स्टिल सरकार कहती है टैक्स करो, क्योंकि इतना सारा पैसा, 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये आपको एक साल में
कैश में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एनईएफटी कर दो, किसी भी तरीके से आईएमपीएस ट्रांसफ़र कर दो, जो ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हें कैश निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कैश निकाल रहे हो, हमें कहीं ना कहीं डर है तुम ब्लैक मनी का यूज़ करने वाले हो, इसकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच कैश ईच पर्सन इज टेकिंग आउट ऑफ देयर अकाउंट्स, अगर वो 1 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, विच इज़ वाई दिस सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 2% के रेट पे टैक्स कर देता था 1 करोड़ से ऊपर आपने जितना भी पैसा निकाला अपने बैंक अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस अकाउंट से, वगैरह वगैरह। तो इस सेक्शन नहीं पढ़ रहे हम कि सेक्शन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आई इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी में, और ये आपकी क्लैरिफिकेशन आई कैसे? एक प्रेस रिलीज़ के थ्रू। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नीड फॉर डूइंग अ प्रेस रिलीज़, मतलब प्रेस रिलीज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी, बाद में पढ़ेंगे प्रेस रिलीज़ ने करा क्या। तो पहले देखते हैं ज़रूरत क्या पड़ी। द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, यानी कि 2019 ईयर के अंदर आने वाला सेकेंड फाइनेंस एक्ट जो था, उसने इंसर्ट करा था सेक्शन 194N विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। ये डेट अपने माइंड में रखिएगा, इसलिए मैंने बोल्ड कर रखा है कि इस डेट की सिग्निफिकेंस है व्हेन वी आर गोइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज। तो ये जो सेक्शन था ये पूरे साल की फर्स्ट डेट से इफेक्टिव नहीं था, 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई नहीं हुआ था, ये 1 सितंबर 2019 से अप्लाई हुआ था। एंड जब से अप्लाई हुआ था दिस सेक्शन रिक्वायर्ड सर्टेन पर्सन्स to deduct TDS at 2% from cash withdrawals exceeding 1 crore rupees during a previous year from their account। मतलब किसी भी इंसान ने जो अकाउंट मेंटेन करे हैं, मान लो बैंक के पास मेरे अकाउंट्स मेंटेन है, बैंक के अकाउंट से मैं अपने ही पैसे निकाल रहा हूँ, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के निकाल देता हूँ तो सेक्शन 194N रिक्वायर्ड कि 1 सितंबर 2019 के बाद ये इंसान, जब से ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है, 1 करोड़ से ऊपर जितना भी पैसा निकालता है, आप 2% के रेट पे TDS डिडक्ट कर लेना। अब क्वेश्चन क्या आने लग गया वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया नो TDS वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ द विड्रॉल इन द प्रीवियस ईयर वॉज अप टू 1 करोड़ रुपीज़। अगर पूरे साल में जितना भी पैसा मैंने निकाला अपने ही अकाउंट से वो 1 करोड़ तक का होता, बेशक कैश में निकाल रहा हूँ, सरकार क्या कह रही है, इस केस में 194N नहीं लगता, 2% के रेट पे TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अरोज whether the withdrawals done in previous year 1920 between 1st April 2019 and 31st August 2019 will exhaust the threshold limit or not। मतलब आपको जो ये बताया गया कि 1 करोड़ रुपए तक आपने जितने पैसे विड्रॉ करे उन पे तो TDS नहीं लगता, मतलब पूरे साल की 1 करोड़ की एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, इस तक TDS नहीं लगने वाला, इसके बाद TDS लगने वाला है। ये जो सेक्शन है ये 1 अप्रैल से चालू नहीं हुआ, 1 सितंबर से चालू हुआ। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने लग गया कि जब सेक्शन लग ही इस डेट से रहा है तो इस सेक्शन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 करोड़ की, वो भी इसी डेट से देखी जानी चाहिए शायद, कि 1 सितंबर से जितने भी मैंने कैश विड्रॉल्स करे हैं उनको देखने लग जाओ, और वो पूरे साल में प्रीवियस 1920 में 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएंगे, TDS काट लेना। लेकिन मैंने 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 अगस्त 2019 तक, मतलब इस पीरियड में जितना कैश विड्रॉ करा है जब ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं था, उसको थोड़ी तुम कंसिडर करोगे इस थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, करोगे या नहीं करोगे, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन वाज। और उसी को क्लैरिफाई करने के लिए एक प्रेस रिलीज निकाला गया। देखिए, थ्रू दिस प्रेस रिलीज जो कि इस डेट पे आया था, CBDT clarified that the threshold limit is checked in relation to withdrawals done during the previous year 1920 and not just with respect to withdrawals done after this particular date, जिस डेट से आपका ये सेक्शन लग रहा है, यानी कि 1 सितंबर 2019। मतलब जब हम कहते हैं पूरे साल में 1 करोड़ तक के विड्रॉल्स पे हम ये TDS नहीं काटने वाले, TDS नहीं लगाने वाले 194N वाला, तो वो 1 करोड़ की लिमिट हमने ये नहीं बोली कि 1 सितंबर से कितने विड्रॉल्स करे हैं वो देखो, 1 करोड़ तक के हैं तो फिर नो TDS, नहीं तो TDS आ जाएगा। हमने कहा पूरे प्रीवियस ईयर में कितने विड्रॉल्स करे हैं वो देखो। द आइडिया इज़ कि पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा आपको कैश निकालने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। तो इसमें हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि 1 सितंबर तक आपने 1 करोड़ निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ और निकाल लो, पूरे साल में 2 करोड़ भी निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। द आइडिया इज़ पूरे साल में 1 करोड़ इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जो हम आपको TDS के बिना निकालने देंगे। तो उस केस में सरकार ने क्या बोला, ये जो आपको 1 करोड़ की लिमिट देखनी है 1 सितंबर से नहीं देखनी, 1 अप्रैल से देखनी है, क्योंकि ये पूरे साल में निकाले गए पैसे की लिमिट है, 1 सितंबर से निकाले गए पैसे की लिमिट नहीं है। Hence, if a person has already withdrawn 1 crore or more rupees up to 1 September 2019, any withdrawal which is done on or after 1 September 2019 will be subject to TDS under section 194N। मतलब मान लो 1 सितंबर तक मैंने ही अपने अकाउंट से कैश में 2 करोड़ रुपए निकाल लिए, 2 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, उस टाइम तक तो कोई TDS नहीं लगा होगा। 2 करोड़ क्या 200 करोड़ भी निकाल लेता 1 सितंबर तक, तब तक कोई भी TDS नहीं आता, क्योंकि तब तक 194N इफेक्ट में आया ही नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं 1 सितंबर तक, आई हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड द लिमिट, और 1 सितंबर के बाद मैं 50,000 रुपये भी निकालने जाऊँगा, मुझे 2% के रेट पे TDS कटवा के ही पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि 1 करोड़ की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। दैट इज़ वॉट वॉज क्लैरिफाइड थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज।
तो ईजी सी बेसिक सी क्लैरिफिकेशन थी और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं, विच इज़ कवर्ड इन पॉइंट नंबर 2। नोटिफिकेशन निकाली गई थी एक, टू नोटिफाई द पर्सन्स हु कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194N। अगेन 194N के रिस्पेक्ट में एक नोटिफिकेशन भी निकालनी पड़ी। क्यों? 194N क्या बोलता है कि बैंक अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से वगैरह वगैरह से जो भी लोग पैसे निकाल रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा कर निकाल लेते हैं तो 2% के रेट पे टीडीएस काटना है। अब यहाँ पे छोटी कुछ एक्सेप्शंस बनाई गई थी, कुछ तो सेक्शन के अंदर ही बना दी थी कि अगर ये लोग इस पर्पज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं, कोई टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 300 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, किसी भी अमाउंट को निकाल रहे हैं। उसके अलावा सरकार ने क्या बोला था, हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन निकाल के बता सकती है टाइम टू टाइम कि अगर ये इंसान भी निकाल रहा होगा अपना पैसा कुछ ना कुछ, तो उस केस में भी कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए 194N के अंदर। मतलब सरकार ने 194N के अंदर एक राइट अपने पास रख लिया था कि हम किसी और इंसान को एग्जाम करना चाहते हैं इस सेक्शन से, तो हमें बार बार एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस एक छोटी सी नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस इंसान को 194N में टीडीएस कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिफोर विड्रॉइंग एनी कैश अमाउंट फ्रॉम हिज पर्टिकुलर अकाउंट। तो उसी पार को यूज़ करते करते सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली और देखते हैं किस इंसान को बचा दिया इस सेक्शन के प्रोविजन से। सेक्शन 194N provides that the central government can notify the persons to whom payment can be made without deduction of TDS under section 194N। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मार्क कर लीजिए, to whom, by whom नहीं, to whom, किसको पेमेंट करी जा रही है फ्रॉम द अकाउंट, उसकी बात हो रही है। Accordingly, central government has, after consultation with RBI, issued one such notification। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, वंस नहीं है ये। तो अकॉर्डिंगली आरबीआई से कंसल्टेशन करने के बाद सीजी ने क्या करा है, एक ऐसी ही नोटिफिकेशन निकाली भी है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या बोला, थ्रू द नोटिफिकेशंस 68, 70 एंड 80, जो तीनों नोटिफिकेशंस आपकी आई ईयर 2019 के अंदर, ये 68, 70, 80 क्या है, नोटिफिकेशन के नंबर है और ये है साल जिसके अंदर ये नोटिफिकेशंस निकाली गई थी। इन तीनों नोटिफिकेशंस के थ्रू सीजी हैज़ नोटिफाइड दैट टीडीएस अंडर 194N विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस उन्होंने नोटिफाई करे, फर्स्ट केस, सेकंड केस और ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा थर्ड केस। तो इन तीनों ही केसेस में 194N वाला टीडीएस नहीं आता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट जो भी निकाला गया है किसी भी इंसान के अकाउंट से। देखते हैं कौन से केसेस हैं। पहला केस, इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड, मतलब नीचे लिखी गई तीनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं, 194N नहीं आने वाला ऑन विच एवर अमाउंट जो भी आप कैश की फॉर्म में निकालते हैं अपने ही अकाउंट से। पहली कंडीशन, पर्सन विड्रॉइंग द कैश इज कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी या फिर फ्रेंचाइज एजेंट ऑफ अ वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, यानी कि WLATMO। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब ATM। तो वाइट लेबल ATM का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वाइट लेबल ATM, ब्राउन लेबल ATMs वगैरह वगैरह क्या होते हैं जब हम फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे। तो वैसे ही वाइट लेबल ATM ऑपरेटर जो है उसकी कोई भी कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी है या फिर कोई भी फ्रेंचाइज एजेंट है, अगर ये कुछ भी पैसा निकालते हैं उनके रिस्पेक्ट में हमने क्या कहा, आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि आप लोग पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या बोली गई, पर्सन्स जो हैं जिन्होंने पैसा निकाला है, सच पर्सन्स शुड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन ATMs ऑपरेटेड बाय सच WLATMOs। ये चीज़ आपको शायद ऐसे पढ़ के अच्छे से समझ नहीं आएगी, पहले मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ फिर इसको पढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया क्या था, वाइट लेबल ATMs कौन लोग ऑपरेट करते हैं, बैंक्स नहीं। बैंक्स के जो ATMs होते हैं उसकी अलग बात होती है, उनको बैंक ओन्ड ATMs बोला जाता है। वाइट लेबल ATMs का मतलब होता है वो लोगों को ATM ऑपरेट करने की पावर दे दी आरबीआई ने जो कि वैसे बैंक नहीं है। जैसे कि NBFC की बात करिए, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब कोई ऐसी फाइनेंस करने वाली कंपनी जो कि वैसे बैंक नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूशन की फॉर्म की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसे कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग के काम करती है। तो एक NBFC है, उसको कुछ ना कुछ लेटर से आरबीआई ने पावर दे दी कि आप अपने ATM अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब NBFCs आपके पास कुछ ना कुछ डिपॉजिटर्स ने लेटर से पैसे जमा करवाए, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, कुछ भी अमाउंट, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पैसे आपके पास जमा करवाते गए, आपने अपने पास नहीं रखे, आपने कहीं ना कहीं अपना बैंक अकाउंट खोल रखा था जहाँ पे आप इस पैसे को जमा करवाते थे। तो लेटेस्ट से आपके पास ऐसे ही करते करते 1000 करोड़ रुपए आ गए थे, आपने अपने बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। आरबीआई ने आपको परमिशन दे दी कि आप अपने खुद के ATM सेटअप कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर जहां भी आप करना चाहें, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और उन्हीं आरबीआई की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने ATM खोले भी। और ATM से होगा क्या, ऑफकोर्स एक ही चीज़ होती है ATM से, आपके जो डिपॉजिटर्स होंगे वो ATM में जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जो भी उन्होंने पैसे जमा करवा रखे थे आपके पास।
तो आपके पास 1000 करोड़ रुपए आए थे, आपको अपने एटीएम में 10 करोड़ रुपए रखवाने हैं, 20 करोड़ रुपए रखवाने हैं, कितने भी पैसे रखवाने हैं। तो टाइम टू टाइम जब आपके पास पैसे आते जा रहे थे, आपके पास पैसे आते ही आप बैंक में डलवा देते थे, और जब एटीएम में पैसा रखवाना होता था ये काम आपका नहीं था, आपने कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज को हायर कर रखा था या फिर उनके फ्रेंचाइज एजेंट्स को हायर कर रखा था। तो आप इनको क्या कहते थे कि मेरे बैंक अकाउंट के पास जाओ, मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि वो तुम्हें देंगे 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, वो 10-20 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट से निकाल के तुम्हें दे देंगे, उस पैसे को तुम एटीएम के अंदर डाल देना, और एटीएम के अंदर जो तुम पैसा डाल दोगे वही मेरे डिपॉजिटर्स जब भी चाहेंगे, जब भी उनका मन करेगा, वो जाके निकाल सकते हैं फ्रॉम द एटीएम विच एवर इज क्लोजेस्ट टू देम। तो अब इस प्रोसेस में देखिए दिक्कत क्या आने लग गई। डिपॉजिटर्स ने एनबीएफसी को पैसे दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। एनबीएफसी ने बैंक को पैसे दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। बैंक ने सीआरए को पैसे दिए ताकि वो सीआरए एटीएम में पैसे डाल पाए, यहाँ पे दिक्कत आ गई। बैंक ने जैसे ही सीआरए को पैसे देने थे, यहाँ पे आ गया सेक्शन 194N, और यहाँ पे हुआ क्या, 194N ने बोला कि भाई साहब, एक इंसान जिसने आपके पास कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाए हैं, वो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे, 20 करोड़ रुपए निकाल रहा है एक साल के अंदर अपने बैंक अकाउंट से। जैसे ही वो 20 करोड़ रुपए निकाल रहा है, उसको 2% के रेट पे पहले टीडीएस कटवाना पड़ेगा, फिर वो पैसे निकालेगा। क्या इस इंसान को हार्डशिप होगी? बिल्कुल हार्डशिप होगी। क्या ये इंसान टैक्स प्लानिंग कर रहा था, कुछ ना कुछ टैक्स एवेजन कर रहा था? ये टैक्स एवेजन करने के लिए कैश में पैसे नहीं निकाल रहा था। एटीएम में तो ऑफकोर्स कैश ही रखा जाता ना, तो इसीलिए कैश निकाला जा रहा था। इसकी कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी निकाल रही थी। तो यहाँ पे सरकार ने कहा रिलैक्सेशन देनी पड़ी, और उन्होंने रिलैक्सेशन दी भी। पहले इस चार्ट को बना लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं रिलैक्सेशन क्या दी। देखिए, उन्होंने कहा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, हम आपको 194N की जो लायबिलिटी थी उससे बाहर कर देंगे। पहली चीज़, जो इंसान पैसे विड्रॉ कर रहा है वो कौन हो? कैश विड्रॉ करने वाला इंसान हो, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, या फिर फ्रेंचाइज एजेंट। किसका? किसी भी वाइट लेबल एटीएम मशीन ऑपरेटर का, जिसको हम शॉर्ट में बोलने वाले हैं WLATM ऑपरेटर, यानी कि WLATMO। तो ये है WLATMO, यानी कि वाइट लेबल एटीएम मशीन ऑपरेटर। ये इंसान है, इसने बैंक में अपने कुछ भी पैसे डाल रखे थे, लेकिन विड्रॉ कौन करने आया था? इसी की कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी। तो सीआरए ने विड्रॉ करे हैं ये पैसे ऑन बिहाफ ऑफ द एनबीएफसी, जो कि एक कौन है? WLATMO। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन थी सच पर्सन्स शुड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ रिप्लेनिशिंग कैश इन द एटीएम्स ऑपरेटेड बाय सच WLATMOs। मतलब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या लगाई गई? एनबीएफसी को बोला गया भाई साहब, आप बैंक अकाउंट में जो भी पैसे डालोगे ना, उसमें ऐसा मत करना कि एक अकाउंट में ही आपने 1000 करोड़ रुपए डाल दिए, उससे कभी कभी तो खर्चे करने के लिए कैश में पैसे निकालते हो, कभी कभी तो सीआरए को बोलते हो तुम पैसे निकाल लो एटीएम में रीफिल करने के लिए, कभी किसी और पर्पस के लिए पैसे निकाल देते हो। नहीं, बहुत हौच पौच हो जाएगा, हमारे लिए भी चेक करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम किस पर्पस के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए नहीं निकाल रहे हो, और बैंक के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी जज करने में कि अभी जो मैं इसको कैश दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, ये जो पैसे मैंने दिए हैं इस पर टीडीएस काटूँ नहीं काटूँ, क्या पर्पस है क्या नहीं है। तो एनबीएफसी को बोला गया भाई साहब, बैंक अकाउंट जब खोलोगे ना, अलग अलग पर्पसेस के साथ खोल लेना। मतलब एक बैंक अकाउंट जिससे आप चाहते हैं कि कल को आपका सीआरए टीडीएस कटवाए बिना पैसे निकाल ले, क्योंकि वो एटीएम में पैसे डालने वाला है, वो बैंक अकाउंट रखना ही सेपरेट। ये 1000 करोड़ रुपए जो आपको जमा करवाने हैं, 20 करोड़ के लिए अलग अकाउंट रखना, बाकी 980 करोड़ के लिए अलग रखना, ताकि वो 980 करोड़ से कुछ भी निकाला जाए, टीडीएस काट दिया जाए, और वो 20 करोड़ का जो अकाउंट था उससे आप जो भी पैसे निकालें, सिर्फ कैश में जो भी आप उससे पैसे निकाल रहे हो, एटीएम में रीफिल करने के लिए ही निकालें। तीसरी कंडीशन देखिए, एवरी मंथ, हर मंथ की आपकी रिक्वायरमेंट लगा दी। WLATMO आपको फर्निश करना होगा एक सर्टिफिकेट टू द बैंक सर्टिफाइंग दैट दिस एंड दिस। दो चीज़ें सर्टिफाई करते हुए आपको एक सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा। किसको? WLATMO आपको, यानी कि एनबीएफसी आपको अपने बैंक को दो चीज़ें सर्टिफाई करते हुए एक सर्टिफिकेट उनको फर्निश करना होगा, और वो भी मंथली बेसिस पे। क्या सर्टिफाई करना होगा? द बैंक अकाउंट्स ऑफ CRAs एंड द फ्रेंचाइज एजेंट्स ऑफ द WLATMOs हैव बीन एग्जामिन्ड। ये किस चीज़ के लिए होगा? सोचिए, एनबीएफसी क्या कह रहा है, भाई साहब मैं इनके बैंक अकाउंट्स एग्जामिन करता रहता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये जो मेरे बैंक अकाउंट से कुछ भी पैसे निकाल रहे थे, वो इन्होंने अपने कहीं ना कहीं अकाउंट में नहीं डाल दी हों गलती से भी। इन्होंने जो भी आपसे पैसे निकाले थे वो सीधा एटीएम के अंदर ही जमा करवाए हों। तो इनके बैंक अकाउंट्स हम एग्जामिन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप सर्टिफाई करके बैंक को बताइए, सर्टिफिकेट इशू करके। दूसरी चीज़, the amounts being withdrawn from their bank account has been reconciled with the amount of cash deposited in ATMs of WLATMOs। मतलब दूसरी चीज़ आपको सर्टिफाई करके बैंक को बतानी है कि भाई साहब, बैंक आपने जो लास्ट मंथ इस सीआरए को 20 करोड़ रुपए दिए थे मेरे अकाउंट से निकाल के कैश की फॉर्म में, वो मेरे एटीएम्स में आ गए हैं। मतलब निकाल के ये इंसान गायब नहीं हो गया उस पैसे को कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं मिसप्लेसमेंट नहीं होगी, मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगी उस कैश की। जितना आपको ये बोल के निकाला था 20 करोड़ रुपए की एटीएम में डालेंगे, उतना मेरे एटीएम में पहुंच भी गया था, बीच में पैसा कहीं गायब नहीं हुआ था। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी सर्टिफाइड बाय द एनबीएफसी ओनली।
तीनों कंडीशंस आप जैसे ही सेटिस्फाई कर जाएंगे, हम क्या बोल रहे हैं, ये CRA सीधा पैसे विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम दैट बैंक अकाउंट विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी TDS अंडर सेक्शन 194N। और ऐसा हो कैसे पा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो निकाली गई बाय CG एग्जेम्प्टिंग दिस ट्रांजैक्शन फ्रॉम सेक्शन 194N। आते हैं दूसरे केस पे। इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड, मतलब नीचे लिखी गई सारी कंडीशंस अगेन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं, यानी कि ABCD, उस केस में हम क्या बोलने वाले हैं, आपको अगेन 194N का TDS नहीं कटवाना पड़ेगा। कंडीशंस देखते हैं। पर्सन विड्रॉइंग द कैश इज द कमीशन एजेंट और ट्रेडर हु इज ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, यानी कि APMC जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब जो इंसान कैश विड्रॉ कर रहा है वो कौन है? कमीशन एजेंट है या फिर ट्रेडर है जो कि APMC के अंडर ऑपरेट करता है। अब समझिए APMC का काम क्या है। APMC का बेसिकली काम क्या है कि फार्मर और एक बिजनेसमैन, इन दोनों को मिलाना, ये किसका काम है? APMC का काम है। APMC क्या करती है? फार्मर को बोलती है कि भाई साहब आप अगर खुद इस इंसान के पास जाओगे ना, ये आपको कच्चा खा जाएगा। कच्चा कैसे खा जाएगा? ये आपकी जो भी चीज़ आप इसको बेचना चाहोगे, जो भी आप प्रोड्यूस करके लाए थे, ये उसको इतना डीवैल्यू कर देगा कि ये तो बेकार है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फार्मर्स क्योंकि छोटे छोटे लोग होते हैं, जनरली अनएजुकेटेड होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना भी आसान होता है। ये इंसान बिल्कुल एक्सप्लॉइट करेगा और आपको जो मिनिमम पैसा मिलना चाहिए आपकी उपज के लिए, वो भी पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आप बीच में हमें इन्वॉल्व कर लीजिएगा। हम मंडियों में प्रॉपर्ली आपकी चीज़ का प्राइस दिलवाएंगे आपको, और उसके लिए छोटा मोटा कमीशन आपसे ज़रूर चार्ज करेंगे, लेकिन आपको स्टिल बहुत बेटर प्राइसेस फेच करवा देंगे एज़ कम्पेयर टू द प्राइसेस जो आप शायद ले पाते अगर डायरेक्टली इस इंसान को अप्रोच करते हैं। तो APMC दो तरीक़ों से ऑपरेट करता है। पहला तो वो क्या करता है, कमीशन एजेंट्स अपॉइंट कर देता है। मतलब एजेंट अपॉइंट करेगा और APMC ने जो एजेंट अपॉइंट करा होगा वो एजेंट इससे खरीदेगा चीज़ें और इसको जाके बेच देगा। ऑन दी अदर हैंड APMC डायरेक्टली क्या करेगा, एक मंडी लगाएगा और उस मंडी में कोई एजेंट्स अपॉइंट नहीं करेगा। इसको भी बोलेगा आप आ जाओ अपनी चीज़ें लेके, बिजनेसमैन को बोलेगा आप आ जाओ चीज़ें खरीदने के लिए, और चीज़ों के मिनिमम प्राइसेस सेट कर देगा कि इससे कम में आप नहीं खरीद सकते, बाकी आप दोनों साथ में हो, खरीद लो जिस भी प्राइस में खरीदना है, थोड़ा बहुत कमीशन हम चार्ज कर लेंगे। तो विच एवर वे इट इज़, चाहे कमीशन एजेंट के थ्रू खरीदारी हो रही है किस चीज़ की, फार्मर के प्रोड्यूस की, या फिर डायरेक्टली जो ट्रेडर था वो डायरेक्टली खरीद रहा है फार्मर के प्रोड्यूस को, दोनों ही केसेस में क्या कैश देना होगा या फिर कुछ भी कंसिडरेशन देनी होगी खरीदने के लिए? बिल्कुल देनी होगी। क्या फार्मर को बोला जा सकता है कि भाई साहब आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो, आपसे जो भी मैं आलू खरीद रहा हूँ, प्याज खरीद रहा हूँ, वगैरह वगैरह, आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ? सोचने में लगता है कि बोला जा सकता है, इसमें कुछ खास हर्ज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आधे से ज़्यादा फार्मर्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, और वो आज के टाइम भी इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है कि उनके बैंक में पैसे डाल दिए जाएँ, क्योंकि आप बैंक में तो उनके पैसे डाल भी देंगे एक पल को, उनको जो पेमेंट्स करनी है अपने घर पे जाके, अपने गांव में जाके, वो पेमेंट्स सारी कैश में होती है। तो बैंक में उनका पैसा डालना जाना, दैट इज़ नॉट एन एसेट फॉर देम। वो क्या कहते हैं, हमें कैश में ही पेमेंट दो। तो इस केस में जो APMC है वो इससे कुछ भी खरीदने के लिए क्या कर रही है, वो कह रही है ट्रेडर तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर कमीशन एजेंट तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि तुम इनको दोगे और उससे क्या करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ खरीदोगे इस फार्मर से, और इनको दिया क्या जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। जैसे ही कैश दिया जाएगा तो APMC करेगी क्या, अपने ही बैंक अकाउंट से कुछ भी पैसा निकलवाएगी, इस कमीशन एजेंट को बोल के या ट्रेडर को बोल के, जैसे ही पैसा निकलवाएगी 1 करोड़ से ज़्यादा निकलवा लिया अगर पूरे साल में, TDS आ जाएगा 194N वाला। सरकार ने कहा बचाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, पर्सन जो विड्रॉ कर रहा है कैश वो कौन हो, कमीशन एजेंट या फिर ट्रेडर जो कि ऑपरेट करता है अंडर APMC, और उसके साथ साथ ये रजिस्टर्ड हो अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस भी स्टेट में APMC ऑपरेट कर रही है उसी स्टेट के जो भी रिस्पेक्टिव लॉज हैं उनके अंदर ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, और क्योंकि उनके अंडर ये रजिस्टर्ड हैं, यही इंसान कैश विड्रॉ भी कर रहा हो। He has intimated to the banking company और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस जिसके भी अकाउंट से ये पर्टिकुलर पैसा निकाला जा रहा है, कैश निकाला जा रहा है, उसको आपको इंटीमेट करनी होगी ये 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, अपना अकाउंट नंबर बताइए जिससे आप विश करते हैं, आप निकालना चाहते हैं क्या चीज़, कैश निकालना चाहते हैं इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। मतलब आपके मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, बता दीजिए कौन से अकाउंट से आप कैश निकालना चाहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा का। दूसरी चीज़, अपना पैन नंबर भी बताइए, कौन किसको बोला जा रहा है, इस इंसान को बोला जा रहा है। एंड तीसरी चीज़, डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये भी आप बताइए किसको, इसी इंसान को जिसके भी अकाउंट से आप कुछ भी पैसा निकाल रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, ही हैज़ सर्टिफाइड टू द बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस दैट द विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू द फार्मर्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब ये जो पैसा मैं निकाल रहा हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा के, ये मैं किस लिए निकाल रहा हूँ, किस रीज़न की वजह से निकाल रहा हूँ, ताकि फार्मर्स जिनसे उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदना है मुझे, उसको परचेज़ करने के लिए कैश में पेमेंट निकाली जा रही है 1 करोड़ से ज़्यादा की।
एंड फाइनली द बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस जिसने भी ये पेमेंट करी है कैश की फ्रॉम दी अकाउंट जो भी उनके साथ मेंटेन करा जा रहा था, इन्होंने तीनों ने ही इंश्योर कर लिया है दैट द पैन कोटेड इज़ करेक्ट। मतलब ये जो पैन आपको कोड करा गया था इस इंसान के द्वारा, ये इस इंसान ने सही पैन कोड करा है। और उसके साथ साथ सेकंड चीज़ क्या बोली उन्होंने, द कमीशन एजेंट और द ट्रेडर इज़ रजिस्टर्ड विद एपीएमसी। मतलब ये इंसान जो कह रहा है कि मैं एपीएमसी के अंडर रजिस्टर्ड हूँ, कुछ ना कुछ फार्मर से चीज़ें खरीदनी है, आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है कि एपीएमसी के अंडर रजिस्टर्ड भी हो, और दूसरी चीज़ इसने जो पैन आपको बताया है वो पैन भी अपना ही बताया है, किसी और इंसान का पैन बता के बचना नहीं चाह रहा, ऐसे ही कैश निकालना नहीं चाह रहा। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ही हम क्या बोलने वाले हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं 194N का टीडीएस कटवाए बिना। और एक चौथी कंडीशन में एक और चीज़ थी कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस, इसको जो ये दो चीज़ें इंश्योर करनी है, कैसे इंश्योर करेगी, सबसे पहले तो चेक करेगी अपने पार्ट पे कि ये दोनों चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। पैन के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकती है, एपीएमसी के लिए एपीएमसी के रिकॉर्ड्स में चेक करवा सकती है। एंड फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एविडेंसेस हैव बीन कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। मतलब आपको बस चेक करके छोड़ नहीं देना है, एविडेंसेस अपने पास रखने हैं। यानी कि कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए, बैंक से पूछ लिया जाए कि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट रिलीज़ करी थी इस कमीशन एजेंट या फिर ट्रेडर को, आपने क्या चेक करा था इन दोनों चीज़ों को, तो आप प्रूफ दिखा पाएँ कि हाँ भाई साहब ये रहा प्रूफ, हमने चेक करा था, उस पर्टिकुलर प्रूफ को एविडेंस की तरह हमने अपने पास रख रखा है। हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि उस टाइम पे चेक करा था, अब थोड़ी पता कि कैसे चेक करा था, कैसे नहीं चेक करा था, अब हम भूल गए वाला काम नहीं चलेगा, एविडेंसेस आपको अपने पास रखने होंगे। थर्ड केस की बात करते हैं। इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड, मतलब नीचे लिखी गई सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी, अगेन 194N नहीं लगने वाला। पर्सन विड्रॉइंग द कैश इज आइदर ऑफ द फॉलोइंग, या तो ये या फिर ये। सबसे पहला केस, द ऑथराइज डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइज एजेंट और सब एजेंट। मतलब ऑथराइज डीलर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे नोट में बताया, हेयर ऑथराइज डीलर मीन्स a person who has been authorized, यहाँ पे has है, AHS नहीं है, इसको काट के कर लीजिए सही। Authorized dealer means a person who has been authorized by RBI as an authorized dealer to deal in foreign exchange। मतलब foreign exchange में डील करने के लिए जिस इंसान को RBI ने ऑथोराइज कर लिया होता है उसको ही हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड डीलर। तो वो इंसान या फिर उसका कोई फ्रेंचाइज एजेंट या फिर उसका कोई सब एजेंट, वो अगर पैसे निकाल रहे हैं तो फिर हम एक्सेप्शन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर कंडीशंस। या फिर कोई भी फुल फ्लेजेड मनी चेंजर, जिसको शॉर्ट में FFMC भी बोला जाता है, जो कि लाइसेंस्ड होता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, वो या फिर उसका कोई भी फ्रेंचाइज एजेंट पैसे निकाल रहा होता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, आपको एक्सेप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोटे मोटे तौर पे हो क्या रहा है, वो इंसान जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, लोगों को फॉरेन करेंसी देता है कुछ ना कुछ पैसे लेके, या फिर कोई इंसान जो फुल फ्लेजेड मनी चेंजर होता है। मनी चेंजर अगेन नाम से हमें क्या पता चल रहा है, कोई ना कोई करेंसी आपसे लेगा, कोई ना कोई करेंसी आपको देगा। तो जब ये करेंसी का लेन देन हो रहा होता है, क्या ये अकाउंट के थ्रू होता है? नहीं, ये कैश के थ्रू होता है। आप डॉलर्स देंगे, रुपीज़ ले लेंगे, रुपीज़ देंगे, डॉलर्स ले लेंगे। ऐसे ही अलग अलग करेंसीज़ में कुछ ना कुछ लेन देन होता है। जब भी आप कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, या फिर आप कंट्री से बाहर पैसे भेजना चाहते हैं, बाहर से आपके पैसे इंडिया में आ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन मल्टीपल ओकेजन्स में, कुछ ओकेजन्स में सरकार ने क्या कहा, पैसे ले सकते हैं विदाउट इन्वोकिंग सेक्शन 194N वाली TDS की लायबिलिटी। तो पहली कंडीशन तो हमने पढ़ ली, ये इंसान पैसे विड्रॉ कर रहा हो कैश में। दूसरी कंडीशन देखते हैं, such persons should maintain a separate account from which withdrawal is made only for the purposes of this or this। मतलब आप जो लोग पैसे निकाल रहे हैं अपने अकाउंट से, सेपरेट अकाउंट रखिएगा। मतलब बैंक अकाउंट मिक्स नहीं होने चाहिए। एक अकाउंट है जिससे खर्चे भी कर रहे हो आप, पैसे भी निकाल रहे हो, कहीं और इन्वेस्ट भी कर रहे हो, नहीं। एक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप सिर्फ इन पर्पसेस के लिए पैसे निकालते हैं, इन पर्पसेस के लिए। बाकी पर्पसेस के लिए जो आपको यूज़ करने हैं अकाउंट्स, वो अकाउंट्स अलग रखिएगा। जो भी आपको निकालने वाले अकाउंट्स रखने हैं, पैसे निकालने हैं इन पर्पसेस के लिए, उसके लिए अकाउंट आपका सेपरेट होना चाहिए। कौन से पर्पसेस के लिए? परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन कैश एज पर द डायरेक्शंस और गाइडलाइंस इशूड बाय RBI फ्रॉम दीज पीपल। मतलब कोई भी इंसान आपको फॉरेन करेंसी बेचने आया है, फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी भी इंसान के पास पहुंचता हूं डॉलर्स लेके कि मेरे पास $10,000 हैं, ये लो $10,000 और मुझे इंडियन रुपीज़ दे दो। या फिर मैं किसी इंसान के पास पहुंचता हूं कि मेरे पास इतने यूरोज़ हैं, इतने पाउंड्स हैं, इतनी अलग अलग करेंसीज़ हैं, सब आपको दे रहा हूँ, मुझे इंडियन रुपीज़ दे दो। तो इंडियन रुपीज़ जब मैं उससे मांगूंगा, क्या उसके पास कैश होना भी चाहिए मुझे देने के लिए? बिल्कुल। अब क्योंकि उसके पास कैश होना चाहिए, वो इंसान क्या कर रहा है, वो सुबह सुबह जब दिन स्टार्ट होता है अपने बैंक के पास जाता है और अपने अकाउंट से विड्रॉ करता रहता है पैसे। जो भी एक ब्रांच है वो 10-10 लाख रुपए एक करके विड्रॉ करती है। जब विड्रॉ कर रही है, हम क्या देख रहे हैं, पूरे साल में उसने 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है इंडियन रुपीज़ में। तो जब वो कैश में 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ कर रही है, 194N लग रहा है।
सरकार को वो क्या कह रही है, मेरा काम ही भाई साहब कैश में होता है, मेरा काम ही ये है कि मैं फॉरेन करेंसी खरीदती हूँ और लोगों को कैश सप्लाई करती हूँ, जिसके लिए कैश में ही पूरा काम होने वाला है मेरा, और पूरे साल की जितनी भी टर्नओवर निकल के आएगी सारी की सारी कैश में आएगी। 194 इस केस में नहीं लगना चाहिए, अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी। सरकार क्या कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते हैं, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो, नहीं लगाने वाली TDS। तो आपने जो परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी करा हो इन कैश, ये सबसे पहले तो आपने करा हो एज पर डायरेक्शंस और गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय RBI, और ये आपने किस इंसान से फॉरेन करेंसी खरीदी हो, फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट या फिर नॉन रेजिडेंट्स जो कि इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं, इंडिया में खर्चे करने होंगे। जब इंडिया में खर्चे करने होंगे तो मोस्टली डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, इन सबसे ज़्यादा क्या चलने वाला है, इंडियन रुपीज़ चलने वाला है, क्योंकि इंडिया में खर्चे करने हैं। तो वो इंडिया में आए हैं, इनमें से किसी भी लोगों से उनको फॉरेन करेंसी बेच के उनसे क्या खरीद रहे हैं, इंडियन रुपीज़ खरीद रहे हैं। अब इंडियन रुपीज़ खरीदने के लिए बेचने वाले के पास होने भी चाहिए, होने के लिए वो क्या कर रहा है, वो अपने बैंक अकाउंट से इंडियन रुपीज़ कैश में विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉल के टाइम पे 194N ना लगे, उसी के लिए नोटिफिकेशन पड़ी जा रही है। दूसरी चीज़, आप फॉरेन टूरिस्ट या फिर नॉन रेजिडेंट जो बाहर से इंडिया में विजिट करने आए हैं उनसे नहीं खरीद रहे फॉरेन करेंसी। किससे खरीद रहे हो, रेजिडेंट इंडियन से, जो इंडिया से बाहर गए थे, फॉरेन करेंसी खरीद के वापस आ गए हैं। सारी फॉरेन करेंसी बाई चांस यूज़ नहीं हुई, क्योंकि सारी फॉरेन करेंसी यूज़ नहीं हुई, जितनी नहीं यूज़ हुई उसको वापस करके इंडियन रुपीज़ ले रहे हैं। अगेन क्या बोला जा रहा है, क्योंकि आप उसको वापस करके इंडियन रुपीज़ ले रहे हैं, तो इंडियन रुपीज़ लेने के लिए मतलब जो भी इंसान लेना चाह रहा है उसको देने के लिए आपके पास होने भी चाहिए, होने के लिए विड्रॉ करने पड़ेंगे। विड्रॉ करिए बिंदास, इस पर्पज़ के लिए हम आपको क्या कह रहे हैं, TDS नहीं आने वाला। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेज टू द रिसिपिएंट बेनिफिशियरीज इन इंडिया इन कैश अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, जिसको MTSS भी बोला जाता है, ऑफ द RBI। तो RBI की एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम है, जो कि आपको पढ़ के ही शायद पता चल रहा होगा स्कीम है क्या। मान लो कुछ लोग जर्मनी में रहते हैं, US में रहते हैं, काम करते हैं, और उनकी फैमिलीज़, कुछ फैमिली का हिस्सा उनका इंडिया में रहता है, तो वो लोग वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और उसके बाद आपको शायद पता भी होगा NRIs काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया में दोबारा पार्क करते हैं, इंडिया में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो जो भी इंसान बाहर रहता है वो इंसान इंडिया में ट्रांसफ़र कर देता है, ऑनलाइन वायर ट्रांसफ़र करता है पैसे का, कैश नहीं भेजता। तो उसने वायर ट्रांसफ़र कर दिया, कैश को भेज दिया। अब जिस भी एक एजेंसी के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र करा है, उस एजेंसी को क्या बोला गया है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसे, इंडिया में ये बेनिफिशियरी आपके पास आएगा, उसको आप सीधा कैश पकड़ा देना जितना भी मैंने ट्रांसफ़र करा है। तो कैश पकड़ाने के लिए क्या उसको कैश विड्रॉ भी करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट से इंडिया के अंदर, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब वो कैश विड्रॉ करने जाएगा, 194N लग सकता था। सरकार ने क्या कहा, आपकी जो इनवर्ड रेमिटेंसेस आई हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर से, वो इनवर्ड रेमिटेंसेस को ऑनर करने के लिए अगर आप कुछ भी कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट की वजह से बच जाएंगे, कोई TDS नहीं कटने वाला। तो कंडीशन नंबर B पढ़ ली। कंडीशन नंबर C, लास्ट कंडीशन जो की है, उसको पढ़ लेते हैं। द पर्सन विड्रॉइंग द कैश furnishes a certificate to the bank that withdrawal is being made only for the purposes specified above, यानी कि इन्हीं पर्पसेस के लिए करा जा रहा है विड्रॉल, और उसके साथ साथ एंड द डायरेक्शंस और गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय RBI हैव बीन एडहियर्ड टू। मतलब यहाँ पे जो RBI की गाइडलाइंस आपको फर्निश करी गई थी और उससे बताया गया था, ये वाला नहीं, ये जो RBI की गाइडलाइंस आपको फर्निश करी गई थी, यह RBI की गाइडलाइंस के तहत कुछ भी ट्रांसफ़र हुआ हो वगैरह वगैरह, क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा है कुछ ना कुछ तरीके से, RBI की मल्टीपल गाइडलाइंस होती हैं। तो जो भी RBI की गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं के तहत आप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, उस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल करिए, 194N नहीं लगने वाला। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोवाइडेड इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो यही 3 केसेस हैं जो आपके नोटिफाई करेगा विद दीज 3 नोटिफिकेशन, 68, 70 और 80। ये देखिए 68, 70 और 80, ये 3 नंबर की नोटिफिकेशंस आई थी 2019 ईयर के अंदर, जिसके थ्रू ये नोटिफाई करा गया कि ये 3 केसेस हैं जिनमें अगेन आपका कोई TDS नहीं कटने वाला 194N, एंड दीज केसेस आर इन एडिशन टू दोज केसेस जो कि हमने ऑलरेडी 194N के अंदर एक्सेप्शन के अंदर पढ़ रखे हैं। सारे ही केसेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज नया सेक्शन है, सारा ही कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है, MCQ की तरह भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह भी। लेट्स मूव टू द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स। देखिए थर्ड अमेंडमेंट, ये भी आपकी सेक्शन 194N से ही रिलेट करती है। मतलब TDS चैप्टर में जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं आपकी, तीनों ही 194N से रिलेट करती है। पढ़ना चालू करते हैं। पर्सन टू whom credit is to be given for the TDS and payment thereof under section 194N, मतलब 194N सेक्शन के अंदर TDS जो हम काट लेते हैं फ्रॉम द कैश पेमेंट्स, कैश विड्रॉल्स रादर, जो भी करे जाते हैं किसी भी अकाउंट से, तो वो TDS तो हमने काट लिया, लेकिन उसका क्रेडिट किसको दें। मतलब जो TDS में लॉजिक चलता है, मान लो मुझे 50 टाइप की पूरे साल में पेमेंट्स मिली थी, जिनमें सब में मिला के मेरा 5 लाख रुपए का TDS काट लिया गया है, तो करा क्या जाएगा, साल के एंड में मैं अपना टैक्स कंप्यूट करूंगा अपनी इनकम्स पे, पहले 5 हेड्स की इनकम निकाल लूँगा, टैक्स कंप्यूट करूँगा, लेटेस्ट से 20 लाख रुपए का टैक्स निकल के आता है,
तो मैं क्या कहूँगा सरकार को, 20 लाख रुपए का टैक्स ज़रूर निकल के आता है, लेकिन 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा नहीं, उसमें से 5 लाख रुपए काट लूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुका है। मुझे जो पेमेंट मिलनी चाहिए थी वो 5 लाख रुपए कम की पेमेंट मिली है, क्योंकि TDS के नाम पे वो मेरा ही पैसा लोगों ने सरकार के पास, आपके पास जमा करवा रखा है। तो 20 लाख का टैक्स ज़रूर बनता है, मैं सिर्फ अब 15 लाख रुपए देने वाला हूँ, क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी आपके पास पहुँच चुका है। ऐसा करा कैसे जाता है, जब 20 लाख की टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से मैं 5 लाख का क्रेडिट माइनस करूँगा। जब क्रेडिट माइनस करने की बारी आती है, क्रेडिट माइनस कौन इंसान कर पाता है, जिसको क्रेडिट मिलता है, तो यही बात करी जा रही है 194N में। जब कोई इंसान अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर रहा है, TDS काटा तो जाएगा, बैंक काटेगा ज़रूर, लेकिन जब स्टेटमेंट्स फाइल करेगा बैंक, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, उसमें किसके पैन के अगेंस्ट इस TDS को मैप करवाए, ताकि वो इंसान अपनी स्टेटमेंट्स फाइल करने के टाइम पे इसका क्रेडिट अवेल कर पाए। दैट इज़ व्हाट इज़ क्लैरिफाइड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखिए, रूल 37BA स्पेसिफाइज द पर्सन टू whom credit of TDS received by the government will be given and also the assessment year in which credit shall be given। मतलब ये जो रूल है ये आपको दो मेन चीज़ें बताता है कि पहली चीज़, क्रेडिट जो TDS का देना है, जो भी TDS सरकार ने रिसीव करा है, किस इंसान को क्रेडिट देना है और किस साल में क्रेडिट देना है। Through notification number 74/2019, CG has inserted sub rule 3A in rule 37BA to provide that for the section 194N, credit for TDS shall be given to the person from whose account such TDS is deducted and paid to the government, and such credit shall be given in the assessment year relevant to the previous year in which such TDS is deducted। मतलब एक नया सब रूल इंसर्ट कर दिया गया रूल 37BA के अंदर। और ये सब रूल नया इंसर्ट कैसे करा गया, रूल्स कभी भी चेंज करने होते हैं, अमेंड करने होते हैं, तो वो नोटिफिकेशन निकाल के होते हैं, पार्लियामेंट सेशन से नहीं होते, फाइनेंस एक्ट के थ्रू नहीं होते। तो रूल को चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन निकालना होता है, नोटिफिकेशन निकाली, उस नोटिफिकेशन में नया सब रूल इंसर्ट कर दिया। ये सब रूल क्या बोलता है, ये सब रूल बोलता है कि अगर 194N का TDS काटा जा रहा है तो क्रेडिट किस इंसान को दिया जाएगा, उस इंसान को जिस इंसान के अकाउंट से TDS डिडक्ट करा गया है। मतलब जिस इंसान ने अपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं, जिसने भी पैसे निकाले, उसके अकाउंट के रिस्पेक्ट में ही हम बोलेंगे इसके अकाउंट से TDS डिडक्ट कर दिया गया है, और उसी इंसान का जो भी पैन नंबर होगा, उसी पैन के अगेंस्ट इसको मैप करके क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस इंसान को क्रेडिट दे दिया जाएगा, जिस क्रेडिट को यूटिलाइज करके साल के एंड में वो एडजस्ट कर लेगा फ्रॉम हिज टैक्स लायबिलिटी एंड रिमेनिंग अमाउंट पे कर देगा सरकार को। तो ये तो समझ गए किस इंसान को क्रेडिट देंगे, लेकिन कौन से साल में क्रेडिट देंगे वो भी बताया इसी सब रूल ने। उसने कहा क्रेडिट दिया जाएगा इन द असेसमेंट ईयर, जो भी रेलेवेंट होगा टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच TDS इज डिडक्टेड। मतलब ये आपका प्रीवियस ईयर 1920 है, ये असेसमेंट ईयर 2021 है। तो मान लो मैंने अपने अकाउंट से पैसे यहाँ पे निकालने चालू करे थे, 1 करोड़ से यहाँ पे अमाउंट एक्सीड कर गया था। जैसे ही 1 करोड़ से एक्सीड कर गया था, अब मैं जितनी भी चीज़ें निकाल रहा था उस पर 2-2% TDS कटता जा रहा था। तो 2-2% TDS कटते कटते मान लो 2 लाख रुपये कट गए। 2 लाख रुपये इस साल में तो कट गए हैं, प्रीवियस ईयर में कट गए हैं। किसको क्रेडिट मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरे पैन के अगेंस्ट मिलेगा, लेकिन कौन से साल में, इस साल में नहीं। इस साल में क्रेडिट लेके करूँगा क्या, यहाँ थोड़ी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता हूँ। प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना, रिटर्न फाइल करना, ये सब कब होता है, अगले साल में। तो इसलिए बोला गया जिस प्रीवियस ईयर में आपका TDS काटा गया है, उस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जो भी असेसमेंट ईयर रेलेवेंट होता है, उस असेसमेंट ईयर के अंदर आपको मिलेगा क्रेडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर TDS। तो यही छोटी सी चीज़ क्लैरिफाई करी गई, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि अमेंडमेंट का पार्ट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द अमेंडमेंट्स जो कि आपकी TDS चैप्टर से आई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिटर्न ऑफ इनकम। इस चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं देखते हैं, कुछ खास ज़्यादा टेक्निकल अमेंडमेंट्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन 1-2 अमेंडमेंट्स आई हैं। देखिए, सबसे पहली अमेंडमेंट आई है इन द मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन टू अ पर्सन हु पोजेसेस आधार नंबर बट नॉट पैन। मतलब एक इंसान जिसके पास अपना पैन नंबर तो नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत दिया जाता है, लेकिन स्टिल उसके पास आधार नंबर ज़रूर है। तो इस इंसान को पैन अलॉट कब करा जाएगा, कैसे करा जाएगा, उसमें हल्का सा चेंज लाया गया है, थोड़ी सी अमेंडमेंट लाई गई है। पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द अमेंडमेंट। Subsection 5E was inserted in Section 139A by the Finance Number 2 Act 2019 to provide that ये चीज़ें। तो ये जो सबसेक्शन 5E है, ये नया इंसर्ट करा गया था सेकेंड फाइनेंस एक्ट 2019 से, जो कि सेक्शन 139A, जो एक एग्जिस्टिंग सेक्शन था, पैन के बारे में कुछ चीज़ें बताता था, उसी सेक्शन के अंदर एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया था जो कि ये बात करता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछली अमेंडमेंट क्लास के अंदर, आपको टोटली मैंने डिटेल में बताया था सेक्शन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो सबसेक्शन 5E ये दो चीज़ें बोलता है कि इफ़ ये चीज़ हो रही है देन ये होना होगा, इफ़ ये हो रहा है तो फिर ये होना होगा। इसमें कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, लेकिन ये जो चीज़ प्रोवाइड करी गई है ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अमेंडमेंट आई कहाँ पे और क्यों आई है। तो सबसेक्शन 5E आपको बोलता है इफ़
अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, इंटीमेट और कोट हिज पैन अंडर दिस एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन अगर आपको बोलता है आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या तो फर्निश करना पड़ेगा किसी भी अथॉरिटी को, इंटीमेट करना पड़ेगा या फिर कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोट करना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ हमने क्या बोला, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास पैन नहीं है लेकिन उसके पास आधार नंबर है, तो इस केस में देन ही मे फर्निश, इंटीमेट और कोट हिज आधार नंबर इन ल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड पैन। मतलब जहाँ भी आपको फर्निश करने के लिए बोला गया था पैन फर्निश करो, पैन नहीं है आपके पास लेकिन आधार नंबर है तो अपना आधार नंबर फर्निश कर दो। इंटीमेट करने के लिए बोला गया था पैन, पैन नहीं है आधार नंबर इंटीमेट कर दो। कोट करने के लिए बोला गया था पैन, पैन नहीं है आधार नंबर है तो उसको कोट कर दो। हम इंटरऑपरेबिलिटी बना रहे हैं किसकी, पैन और आधार की। पैन नहीं है आधार दे दो, आधार नहीं है पैन दे दो। दोनों ही यूनिक आईडीज़ हैं जो कि असेसी बेस्ड यूनिक होते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप दोनों में से क्या कोड कर रहे हैं। दोनों में से जो भी कोड करना चाहो कोड आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैन होना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैन नहीं है आपके पास सिर्फ आधार नंबर से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या बोला गया, आपके पास पैन नहीं था, आधार नंबर था, कोई दिक्कत नहीं है, पैन की जगह आप आधार कोड कर दो। लेकिन सेकंड पॉइंट ये भी बोला गया, ही शैल बी अलॉटेड अ पैन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब रूल्स के थ्रू बता देंगे कैसे, लेकिन आपको पैन अलॉट करा जाएगा। यू शैल बी अलॉटेड में नहीं लिखा, आपको अलॉट करा ही जाएगा पैन। मतलब पैन भी होना चाहिए आपके पास, आधार नंबर भी होना चाहिए, कोड दोनों में से आप जो करना चाहो जिस भी टाइम पे आप कोड कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ प्रोवाइडेड थी कहाँ पे, सबसेक्शन 5E के अंदर, जो कि सेकेंड फाइनेंस एक्ट 2019 उससे इंट्रोड्यूस करा गया था, सबसेक्शन 5E। अब ये जो चीज़ बोली गई थी कि ही शैल बी अलॉटेड अ पैन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसके बारे में ही थोड़ी और हमने डिस्कशन करी। अकॉर्डिंगली रूल 114 का जो सब रूल 4 है, दैट रिक्वायर्ड 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज़, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन। मतलब इस केस में जब आपको हमने बोल दिया प्रिस्क्राइब मैनर में आपको पैन अलॉट करा जाएगा, तो पैन अलॉट होने के लिए सबसे पहले रूल 1144 क्या बोलता है, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मुझे पैन अलॉट करा जाए। और उसके साथ साथ द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म जो भी आप देते हैं इस पॉइंट के तहत, इट शुड बी अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स लाइक आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। दिस अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हैं सब रूल 4 के अंदर। तो ये जो एप्लीकेंट है उसको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें भी अटैच करनी पड़ेंगी विद दी एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है कि मुझे पैन अलॉट कर दो, क्योंकि मेरे पास पैन नहीं है। आपने आधार कोड तो करने दे दिया मुझे सबसेक्शन 5E से, लेकिन स्टिल आप कह रहे हो पैन मेरे पास होना ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में दिक्कत क्या है, दिक्कत सबसे पहले ये चीज़ कि मुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मुझे एप्लीकेशन देने की ज़रूरत क्यों हो, जब आपने कंपलसरी बना दिया है कि पैन होना कंपलसरी है ही। अगर आपके पास सिर्फ आधार है उससे काम नहीं चलने वाला, पैन मिलना ही होगा आपको पैन लेना ही होगा। तो उस केस में मैं अगर कहीं भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत कहीं भी आपको आधार नंबर कोड कर रहा हूँ, क्या सीधा आप उसको एप्लीकेशन नहीं मान सकते मेरे पैन की एप्लीकेशन की तरह कि मैंने पैन के लिए अप्लाई कर दिया है, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, मानिए आपकी बात, एप्लीकेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ इंसान ने बोली कि भाई साहब जब मैंने आधार नंबर लिया था, आधार नंबर मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया था, उससे पहले आपने सारे ये जो आइडेंटिटी प्रूफ आप मुझसे मांग रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने दी थी, बायोमेट्रिक्स दिए थे, बहुत सारी चीज़ें दी थी। वो किसके पास है, सरकार के पास। पैन के लिए जो आप ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये किसके पास जाने हैं, सरकार के पास। जब ऑलरेडी आधार लेने के टाइम पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबमिट कर चुका हूँ, आप मुझसे दोबारा ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं, फॉर सम अदर पर्पस। अपने बैकएंड में ही चेक कर लो, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको पैन इशू करने के लिए चाहिए। मुझे दोबारा क्यों तंग कर रहे हो, दोबारा डॉक्यूमेंट्स मुझसे डिमांड करके। सरकार ने कहा अगेन आपका ये पॉइंट भी वैलिड है, दोनों के रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट करी रूल 114 के अंदर। देखिए बोथ दीज रिक्वायरमेंट्स, ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स थी सब रूल 4 के अंदर, अंडर रूल 1144 are sought to be removed in certain cases by inserting new sub rule 1A in rule 114। यानी कि रूल 114 के अंदर सब रूल 1A इंसर्ट करा गया एंड इन सर्टन केसेस ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स हटा दी गई। उसके साथ साथ क्या अमेंडमेंट आई, ऑल्सो सब रूल 1B हैज़ बिन इंसर्टेड टू इंश्योर दैट अ पर्सन हु ऑलरेडी पोजेसेस आधार डज नॉट हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर पैन। मतलब जो इंसान ऑलरेडी आधार पोजेस करता है, उसने ऑलरेडी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे टू बी एबल टू गेट दिस आधार नंबर। इसको दोबारा हम परेशान ना करें डॉक्यूमेंट्स मांग के जब भी ये इंसान पैन के लिए अप्लाई करता है। वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए सब रूल 1 भी बनाया गया। दोनों को पढ़ते हैं। ओवरव्यू हमने ले लिया है अमेंडमेंट का, अब एक्चुअली देखते हैं अमेंडमेंट आई क्या। तो नोटिफिकेशन नंबर 59/2019 इशू करी CBDT ने टू इंसर्ट न्यू सब रूल्स 1A एंड 1B इन रूल 114 विच प्रोवाइड एज फॉलोज। देखते हैं सब रूल 1A क्या प्रोवाइड करता है और सब रूल 1B, ये दोनों ही जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब रूल्स हैं ये प्रोवाइड क्या करते हैं।
तो बेयर एक्ट में जो भी प्रोवाइड करा गया है सब रूल 1A के अंदर, बेयर एक्ट में जो भी प्रोवाइड करा गया है 1B के अंदर, दोनों ही मैंने बेयर लैंग्वेज में ही यहाँ पे प्रोड्यूस करे एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करा। देखिए सब रूल 1A, एनी पर्सन हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन बट पोजेसेस आधार नंबर and has furnished, intimated or quoted his Aadhaar number in lieu of PAN in accordance with subsection 5E of section 139A। यानी कि इस केस की बात हो रही है, एक इंसान जिसके पास पैन नहीं है लेकिन आधार नंबर है और उसने अपने आधार नंबर फर्निश कर दिया, इंटीमेट कर दिया या फिर कोट कर दिया इन ल्यू ऑफ हिज रिक्वायर्ड पैन, उस केस की बात हो रही है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस that person shall be deemed to have applied for allotment of PAN। मतलब स्पेसिफिकली आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ रूल 1144 बोलता था, नॉर्मली किसी भी इंसान को पैन चाहिए तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आपके लिए नया सब रूल बना दिया, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी विल डीम, हम मान लेंगे कि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया पैन के लिए, क्योंकि आपको पैन लेना ज़रूरी ही होता था अगर आप सबसेक्शन 5E को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, आधार नंबर अपना फर्निश कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ पैन, जहाँ पे भी इनकम टैक्स एक्ट में आपसे पैन रिक्वायर करा गया था। तो दैट पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस रूल। इस रूल में वैसे हमने जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बोल रखे हैं कि पैन चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स दो, कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आधार नंबर अलॉट करने के लिए हम बहुत एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स आपसे वैसे ही मांग लेते हैं, उनमें से ही हमें सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ्स मिल जाएंगे जिनके बेसिस पे पैन इशू करना होता है, अलग से डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स थी दोनों ख़त्म कर दी, किससे, सब रूल 1A से। और ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स खत्म करी है, क्या सारे केसेस में ही खत्म कर दी कि किसी भी इंसान को पैन के लिए अप्लाई करना है तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देना, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, ऐसा नहीं है। सिर्फ सबसेक्शन 5E वाले केस में ये रिक्वायरमेंट्स खत्म करी है। मतलब सबसेक्शन 5E में जब आप फॉल कर रहे थे, यहाँ पे जब आपको बोला जा रहा था कि पैन हम आपको अलॉट करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सिर्फ उस केस में बोला जा रहा है, ना तो अप्लाई करने की ज़रूरत है ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। बट सेक्शन 139A जो है बहुत लंबा सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे सबसेक्शंस आते हैं एंड मल्टीपल सबसेक्शंस रिक्वायर यू टू बी अलॉटेड अ पैन। तो मल्टीपल सेक्शंस में अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट आएगी, हर जगह पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हर जगह पे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। बस जब आप सबसेक्शन 5E के अंदर यहाँ पे रिक्वायर हो रहे थे पैन के लिए अप्लाई करने के लिए, उस केस में प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट बना दिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सब रूल विच इज सब रूल 1A। और सब रूल 1A क्या कह रहा है, ना तो अप्लाई करने की ज़रूरत है, हम मान के चलेंगे आपने अप्लाई कर दिया, और उसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आधार नंबर भी हमारे पास उसके टाइम पे भी डॉक्यूमेंट्स आए थे, वही डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज करके आपको पैन इशू कर देंगे। So this is something which has been done to make it easier for the assessees to apply for PAN in particular cases में जब आप सबसेक्शन 5E के अंदर फॉल करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, दोनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। ये सब रूल 1B क्यों लाया गया है पढ़ के देखते हैं, समझ आएगा। Any person who has not been allotted a PAN but possesses Aadhaar number may apply for the allotment of permanent account number under subsection 1, subsection 1A, subsection 3 of 139A। This is what the most important part of sub rule 1B is, कि कौन से सबसेक्शंस के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, नॉट 5E। अब 5E की बात नहीं हो रही, बाकी सबसेक्शंस की बात हो रही है कि आप बाकी सबसेक्शंस में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बाकी सबसेक्शंस रिक्वायर कर रहे थे किसी भी सिनेरियोस के अंदर, जो सिनेरियोस हमने मेन क्लास में डिस्कस कर रखे हैं कि आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस केस में भी पैन के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता था, वही प्रोसीजर जो 1144 के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पहले अप्लाई करो, और अप्लाई करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने होंगे, मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो कि 1144 के अंदर स्पेसिफाई कर रखे हैं। सेम चीज़ इस इंसान ने क्या बोली, भाई साहब बेशक मैं 5E के अंदर कवर नहीं हो रहा, मैं इन बाकी सबसेक्शन से रिक्वायर हो रहा हूँ कि मुझे पैन लेना पड़ेगा, मैं पैन लेने के लिए तैयार भी हूँ, अप्लाई करने के लिए भी तैयार हूँ, लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगेन द पॉइंट रिमीन्स कि आधार नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, डॉक्यूमेंट सारे तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, मुझसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हो। सरकार ने कहा ठीक है, सब रूल 1B आपके लिए बनाते हैं। अब आप यहाँ पे कैसे कवर हो रहे हैं, एनी पर्सन हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेसेस आधार नंबर, ये इंसान अप्लाई कर सकता है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन। मतलब अप्लाई तो आपको करना ही होगा इन सेक्शंस के तहत, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। सो दिस पर्सन मे अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ पैन अंडर सबसेक्शन 1, 1A या फिर 3 ऑफ सेक्शन 139A। किसको अप्लाई करेगा, टू द अथॉरिटीज मेंशन्ड इन सब रूल 2 बाय इंटीमेटिंग हिज आधार नंबर। अपना आधार नंबर इंटीमेट करके ये इंसान क्या कर सकता है, पैन की अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस रूल। इस इंसान को इस रूल के तहत कोई भी एप्लीकेशन देने की या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो अपना आधार नंबर बता के अप्लाई करता है फॉर द पैन, जो भी उसको लेने की ज़रूरत पड़ रही थी इन 3 सबसेक्शंस के अंदर। दिस इज़ द एंड ऑफ द अमेंडमेंट। और कुछ था नहीं, कुछ खास टेक्निकल नहीं था, लेकिन लॉजिक के साथ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाती हैं। इसीलिए
मैंने आपको सबसे पहले ये ओवरव्यू बताया, ओवरव्यू बताने के बाद आपको अमेंडमेंट पढ़ाई है। अमेंडमेंट इतनी सी थी, लेकिन ओवरव्यू कहीं ना कहीं हेल्प करता है समझने में कि अमेंडमेंट आई क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, जो कि आई विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ द डेट फॉर इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। याद करिए सेक्शन 139AA वो क्या प्रोवाइड करता है, देखिए ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट वो मैंने आपको दी। एवरी पर्सन हु हैज़ बिन अलॉटेड अ पैन एज ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब इस डेट पे जिस भी इंसान को पैन ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया था और उसके साथ साथ वो इंसान अगर एलिजिबल था टू ऑब्टेन आधार नंबर, हमने क्या कह दिया, आप आधार नंबर ले लीजिए और लेके यू शैल इंटीमेट द आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और कब आपको ये इंटीमेट करना होगा नंबर, ऑन और बिफोर द डेट विच इज़ नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डेट इंटीमेट कर देगी कि इस डेट से पहले पहले आपको क्या करना होगा, आधार नंबर लेके हमारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि हम रूल से बता देते हैं, तो उस इंसान को आपको अपना आधार नंबर इंटीमेट करना होगा इस डेट से पहले। और कब करना होगा, जब आपके पास पैन था इस पर्टिकुलर डेट पे। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड कहाँ पे थी, सेक्शन 139AA के अंदर। अब आपको ये डेट नोटिफाई करनी थी, सीजी ने डेट नोटिफाई करी भी, लेकिन टाइम पे उसको एक्सटेंड करते जा रही है सीजी इस पर्टिकुलर डेट को। और वही डेट एक्सटेंड करने के लिए एक नोटिफिकेशन और निकाली सीजी ने, जो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ द अमेंडमेंट, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। देखिए accordingly, by notification 31/2019, CG has notified that such intimation of the Aadhaar number has to be given किसको, to the principal DGIT systems, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, एक पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इस इंसान को आपको देना होगा, इंटीमेट करना होगा अपना आधार नंबर, या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, अगेन एक पोस्ट होती है, इन लोगों को आप इंटीमेट कर दीजिए। इनमें से ही किसी को करना है और किस डेट तक करना है, बाय 30 सितंबर 2019। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए मैंने बोल्ड कर रखा है। इंटीमेशन करनी है इस डेट तक, मैक्सिमम करनी है 30 सितंबर 2019, except when the assessee is specifically exempted from this section under section 139AA3। 139AA का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, कुछ केसेस में हम कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट करने की पार रखते हैं। तो सीजी ने अगर आपको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर रखा है कि आधार लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटीमेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन नहीं है तो फिर लास्ट आपके लिए डेट ये है, इस डेट तक तो इंटीमेट आपको करना ही होगा इन लोगों को अपना आधार नंबर, ताकि हमें पता रहे एक पैन होल्ड करने वाला इंसान उसका आधार नंबर क्या है, और कल को दोनों में से आप कुछ भी कोड करें हमें वो चल जाए। यही जो डेट थी 30 सितंबर की, ये एक्सटेंड कर दी गई है। पहले थोड़ी सी और चीज़ पढ़ लेते हैं ओवरव्यू की। ऑन फेलियर टू डू सो, मतलब इस लास्ट डेट तक अगर आप स्टिल इंटीमेट नहीं करते अपना आधार नंबर इस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, तो फिर हो क्या जाएगा, ऑन फेलियर टू डू सो पैन अलॉटेड टू द assessee शैल बी मेड इनऑपरेटिव आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर आपने स्टिल इस डेट तक अपना नोटिफाई नहीं करा आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, हम क्या कहेंगे, आधार नंबर तो छोड़ो, आपको जो हमने पैन भी अलॉट कर रखा है ना, वो भी हम नोटिफाइड डेट से इनऑपरेटिव बना देंगे, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स। जो भी डेट हमने नोटिफाई कर दी उस डेट से आप अपना पैन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी पर्पसेस के लिए जहाँ पे पैन नॉर्मली यूज़ होता था। तो बुरे फंसेंगे, नहीं फंसना चाहते, लास्ट डेट तक आप इंटीमेट कर दीजिए अपना आधार नंबर। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी अमेंडमेंट के बारे में नहीं पढ़ा। अभी तक मैं आपको पुरानी चीज़ पढ़ा रहा था जिसके बेसिस पे आपको अमेंडमेंट समझ आ पाए। अब पढ़ते हैं अमेंडमेंट। नोटिफिकेशन नंबर 75/2019, ये है अमेंडमेंट का पार्ट। This notification has been issued by central government to extend the last date for such intimation from 30th September 19 to 31st December 2019। पहली डेट क्या थी, 30th सितंबर 19 आपके एग्जाम्स के लिए, यानी कि मई 2020 वाले जो एग्जाम्स थे जो अब जून 2020 में होने वाले हैं, उस एग्जाम के लिए आपके लिए डेट क्या होने वाली है, लास्ट डेट 31st December 2019। Also, notwithstanding the last date for intimating or linking the Aadhaar number with PAN, ये चीज़ नॉट विद स्टैंड करते हुए, मतलब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लास्ट डेट अब 31 दिसंबर 2019 हो रखी है। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई करा दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 it is mandatory to quote and link the Aadhaar number while filing the return of income unless specifically exempted। मतलब जस्ट बिकॉज 31 दिसंबर तक हमने एक्सटेंड कर दिया कि आप इंटीमेट कर सकते हैं अपना आधार नंबर टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, डज नॉट मीन कि इस डेट से पहले आप जितनी भी रिटर्न ऑफ इनकम्स फाइल करेंगे उसमें आधार नंबर ना भी मेंशन करें तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते करते आपको जो भी कोड करना होता है आधार नंबर और उसको लिंक करना होता है अपनी ROI से, वो मैंडेटरी प्रोसीजर है जो आपको करना ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आधार नंबर इस अथॉरिटी को आपको इंटीमेट करने के लिए थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम दे दिया गया है। तो ये भी चीज़ सरकार ने क्लैरिफाई कर दी यहाँ पे लिख के। इस अमेंडमेंट क्लास के अंदर आपको कहीं भी कोई भी क्लैरिटी किसी भी चीज़ के अंदर अगर नहीं आई हो, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देके। आई जस्ट होप कि आपको इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट लेक्चर ने किसी ना किसी तरीके से हेल्प करा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।